I think we should start now. It is already 5:10. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जयपुर टैक्स प्रोफेशनल क्लब की तरफ से जो आज हम बजट डिस्कशन कर रहे हैं उसमें 2 सेशंस हैं हमारे। फर्स्ट सेशन जो है वो इनकम टैक्स पे, डायरेक्ट टैक्स पे है कि जितेंद्र अग्रवाल जी उस पर हमको जो है लाइट डालेंगे उस पर, और जो क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन है वो डिटेल में बताएंगे हमको कि जो बजट में प्रपोजल्स हैं वो क्या हैं, उनके कॉन्सिक्वेंस क्या रहेंगे, आगे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट रहेगा। सेकंड सेशन में अनिल अग्रवाल जी जीएसटी पे सेशन लेंगे और जीएसटी में जो बदलाव आए हैं इस बजट में प्रपोजल्स हैं वो डिस्कशन करेंगे क्लोज बाय क्लोज। जीएसटी में देखने में लगता है कि काफ़ी कम चेंजेज हैं, बट काफ़ी सारे चेंजेस ऐसे हैं जो हिडन हैं, जो हमें पता नहीं है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितेंद्र अग्रवाल जी से कि वो सेशन शुरू करें अपना। जितेंद्र जी प्लीज स्टार्ट। जितेंद्र जी आपका म्यूट है, एक बार आप अनम्यूट कीजिए पहले। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नितेश अग्रवाल जी जेटीपीसी के प्रेसिडेंट एंड विजय अग्रवाल जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जेटीपीसी, ट्रेजरर रवि गुप्ता जी ऑफ जेटीपीसी, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि अपॉर्चुनिटी दी टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए। आज अपन बात कर रहे हैं बजट 2023 की। देखो बजट 2023 के अंदर जब फिनेंस मिनिस्टर मैडम ने बजट प्रेजेंट किया था तो 7 पार्ट के अंदर बजट 2023 को बांटा था और बोला जा रहा था कि बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन बजट में काफी ज्यादा चेंजेस। अब बजट में जो मेन चेंजेस हैं उनको अपन कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे काफी सारे चेंजेस तो इस बार बजट में ऐसे हैं कि जो कि टैक्स अवॉइडेंस को रिड्यूस करने के लिए का, मतलब छोटी छोटी चीजें थी जिनकी वजह से टैक्स अवॉइड हो रहा था या फिर लोग को गलत इंटरप्रेटेट किया जा रहा था, उन सब के लिए काफी सारे चेंजेस तो वो सब किए। अब अपन क्लोज बाय क्लोज बजट को देखते हैं। सबसे पहला चेंजेस अपन देखते हैं टैक्स रिजिम के अंदर या टैक्स रेट्स के अंदर। देखो अभी तक बजट के अंदर अपने को पिछले साल फिनेंस एक्ट 2020 के अंदर न्यू रिजिम ऑफ टैक्सेशन आई थी, जिसके अंदर 2,50,000 रुपीज तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था। लेकिन बजट के अंदर रेट्स के अंदर काफी कंसेशन दिया गया था कि अगर आप कुछ डिडक्शंस को फॉरगिव करते हैं तो आपको न्यू रिजिम ऑफ टैक्सेशन में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टैक्स की रेट कम देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का जो मेन इंटेंशन था उस टाइम पर भी गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन यही था कि कैसे भी करके डिडक्शंस को, जो डिडक्शंस की प्रथा है इसको खत्म किया जाए, और इस बार भी उन्होंने उसी के ऊपर फोकस किया है। इस बार बोला गया कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये 7 लाख रुपए की इनकम है ये न्यू रिजीम के अंदर दी है। ओल्ड रिजीम ऑफ टैक्सेशन थी वो एज इट इज है, मतलब जिस हिसाब से पहले टैक्स लग रहा था एग्जैक्ट उसी हिसाब से टैक्स अभी लग रहा है। लेकिन न्यू रिजीम के अंदर अप टू 7 लाख रुपीज ऑफ इनकम कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। न्यू रिजीम में इन्होंने मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को 2.5 लाख से 3 लाख रुपए किया है, और बाकी का जो है वो 87A के अंदर रिबेट के अंदर कवर
किया क्या, पहले 87A के अंदर ओल्ड रिजीम में 5 लाख रुपीस तक की इनकम पर रिबेट था, लेकिन न्यू रिजीम के अंदर इस रिबेट को 7 लाख रुपीस तक कर दिया। इसके अलावा न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम के अंदर जो सरचार्ज था वो एज इट इज सरचार्ज रखा है, 37% तक सरचार्ज था 5 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम पर, लेकिन न्यू रिजीम के अंदर इन्होंने जो सरचार्ज है वो भी रिड्यूस किया है, और सरचार्ज रिड्यूस कितना किया है, इसको मैक्सिमम 25% कर दिया। लेकिन ध्यान रखे ये न्यू रिजीम ऑफ टैक्सेशन में किया है, ओल्ड रिजीम के अंदर नहीं किया। इसके अलावा एक मेजर चेंजेस है पूरे टैक्स सिस्टम में। अगर पहले ओल्ड रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हुआ करती थी, न्यू रिजीम को आपको ऑप्ट करना पड़ता था, लेकिन बजट 2023 के बाद में न्यू टैक्स रिजीम विल बी डिफॉल्ट रिजीम ऑफ टैक्सेशन। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपको जाना है तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम ही रखेगी। मींस अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो, पहले ओल्ड से न्यू में जाना चाहते थे, तो अपने को एक फॉर्म फिल करना पड़ता था और बताना पड़ता था कि मैं न्यू रिजीम में जाना चाह रहा हूं। अब अगर ओल्ड में रहना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा और न्यू डिफॉल्ट रिजीम ऑफ टैक्सेशन रहेगी। एक पहले की तरह ये पहले सैलरी पर्सन है या बिजनेस एंड प्रोफेशन से जिन पर्सन की इनकम नहीं है, वो हर साल हर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते टाइम पर ये रिजीम है, ये रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर बताते थे कि हमारे को ये रिजीम सेलेक्ट करनी है और कितनी भी बार चेंज कर सकते थे। लेकिन न्यू बजट 2023 में अगर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम का और न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में जाना है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों के लिए जो सेम पिछली बार का प्रोविजन था वो है कि एक ही बार आप ऑप्ट आउट एंड ऑप्ट इन कर सकते। अब इसके अलावा एक चेंज है सैलरी के लिए। पिछली बार तक और न्यू रिजीम के अंदर अगर आपको टैक्स देना था तो जो 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उस स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपको डिडक्शन नहीं मिलता था न्यू रिजीम ऑफ टैक्सेशन में। बट इस बार बजट 2023 के अंदर न्यू रिजीम ऑफ टैक्सेशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी डिडक्शन मिलेगा, मतलब 50,000 को न्यू रिजीम। इसके अलावा जो फैमिली पेंशन है 15,000 रुपीज और 1/3 whichever इज लोअर, उसका डिडक्शन भी पहले न्यू रिजीम में नहीं मिलता था, लेकिन इस बार से न्यू रिजीम में फैमिली पेंशन का डिडक्शन भी मिल जाएगा। मीन्स अगर आपकी सैलरी इनकम है तो 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, अगर आप न्यू रिजीम ऑफ टैक्सेशन ऑप्ट आउट करना चाहते हो। इसके अलावा जो बाकी डिडक्शंस हैं वो एज इट इज है। लीव ट्रेवल कंसेशन का पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलेगा। एचआरए का पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलेगा। जो अलाउंसेज के सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 कुछ एक को छोड़ करके उनका पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलेगा। अवार्ड और रिवॉर्ड के उनका पहले भी नहीं मिलता था। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड के जो 1500 रुपीज का डिडक्शन मिलता था, एग्जम्पशन मिलता था, वो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होम लोन का 2 लाख रुपीज तक का डिडक्शन लेते थे, वो पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। और बाकी सारे डिडक्शन भी जो पहले थे वो एज इट इज है। केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड फैमिली पेंशन पहले न्यू रिजीम ऑफ टैक्सेशन में नहीं मिलते थे, लेकिन बजट 2023 में ये प्रपोजल है कि न्यू रिजीम ऑफ टैक्सेशन में भी ये एज इट इज मिले। अब ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए गए हैं कि आपको न्यू रिजीम ऑफ टैक्स और ओल्ड रिजीम ऑफ टैक्स के अंदर कितना कितना बेनिफिट होगा। देखो, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो न्यू, मेरे हिसाब से ये एग्जांपल्स को ज्यादा समझने की अपने को जरूरत है नहीं, तो अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बजट 2023 में अग्निवीर को डिडक्शंस दिया गया था और अग्निवीर को बोला गया था कि टैक्स में काफी बेनिफिट होगा। देखो, अग्निवीर स्कीम है जो 2022 के अंदर आई थी, और अग्निवीर स्कीम क्या थी कि अग्निवीर को 4 साल के लिए रिक्रूट करेगी गवर्नमेंट,
और 4 साल के अंदर, 4 साल के बाद में जब वो रिटायर होंगे या एग्जिट होंगे, उस टाइम पर उनको एक फिक्स अमाउंट देगी। और वो अमाउंट कहां से देगी? अग्निवीर को मंथली सैलरी से 30% डिडक्शन देना है और 30% गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर डिपॉजिट करवाएगी। मतलब फर्स्ट ईयर में जैसे सैलरी नोटिफाइड है 30,000, 21,000 इनफेंट मिलेगा, 9,000 गवर्नमेंट अग्निवीर की सैलरी से डिडक्ट करेगी और 9,000 अपनी तरफ से डिपॉजिट करवाएगी। और ये जो 4 साल तक पैसा एक्यूमुलेट होगा, ये टोटल आता है 5.02 मतलब 10.04 लाख। 10.04 लाख प्लस इंटरेस्ट का 4 साल के बाद में अग्निवीर को दे दिया जाएगा, जिसको बोलेंगे सेवानिधि पैकेज। अब बजट के अंदर, बजट 2023 में क्या प्रोविजन आया है कि जो 9,000 रुपीज मतलब 30% ऑफ सैलरी जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही है, वो अग्निवीर की सैलरी इनकम मानी जाएगी। उसके लिए इन्होंने सेक्शन 17 में एक क्लॉज इंसर्ट किया। फर्स्ट अमेंडमेंट ये है। सेकंड, जो अग्निवीर का खुद का कंट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन दे रही है, वो दोनों मिलाकर के सेक्शन 80 CCH एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। उस सेक्शन के अंदर वो डिडक्टिबल होंगे। तीसरा एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है सेक्शन 10 क्लॉज 12C कि जो अग्निवीर को 4 साल के बाद में सेवानिधि पैकेज मिलेगा, वो सेवानिधि पैकेज पूरा का पूरा 10-12C के अंदर एग्जेम्प्ट होगा, भले ही वो अग्निवीर को खुद को मिले या फिर किसी फैमिली मेंबर को मिले। मींस 3 चेंजेस हैं, जो सैलरी का 30% प्लस गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिपॉजिट करवा रही है, वो पूरा का पूरा 80 CCH के अंदर डिडक्शन होगा, जो अग्निवीर कॉर्पस फंड में पैसा जा रहा है। दूसरा, 4 साल बाद में जो सेवानिधि पैकेज मिलेगा वो 10 क्लॉज 12C के अंदर पूरा एग्जेम्प्ट होगा। तीसरा है कि जो भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है वो अग्निवीर की सैलरी के अंदर इंक्लूड हो। इसके अलावा अग्निवीर को जो सेक्शन 80 CCH का डिडक्शन है, ये न्यू रिजीम में भी मिलेगा। न्यू रिजीम के अंदर चैप्टर 6A के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलते एक्सेप्ट 80 CCH, 80 JJAA और 80 CCD सबसेक्शन 2। तो अग्निवीर को जो 80 CCH का डिडक्शन है वो न्यू रिजीम के अंदर एज इट इज मिलता रहेगा। देखो, वैसे अगर देखा जाए तो ये केवल और केवल लॉ में इंट्रोड्यूस की है। बाकी अगर आप यहाँ सैलरी से कंप्यूट करो तो इसका डिडक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला अगर अग्निवीर के पास केवल अग्निवीर की जो सैलरी आ रही है उससे रिलेटेड इनकम होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। पहले 2 सेक्शन थे 194B एंड 194BB। अगर कोई भी लॉटरी से इनकम आ रही है या विनिंग फ्रॉम एनी गेम्स कोई इनकम आ रही है, 194B में टैक्सेबल होती थी, 30% टैक्स लगता था। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस 194BB में टैक्सेबल होती थी और वही सेम 30% टैक्स लगता था 115BB के अंदर। अब इन्होंने नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है एक 115BBG, जिसमें बोला गया है जो भी ऑनलाइन गेम्स की विनिंग से जो भी इनकम होगी उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। और 115BB में एक प्रोविजन इंसर्ट कर दिया है कि ये विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होगी। मतलब विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स के लिए न्यू सेक्शन है 115BBG। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन गेम्स की विनिंग से डिस्ट्रीब्यूट होगी या विड्रॉ होगी उसके ऊपर जो गेम वाली कंपनी है, जो पेयर है, उसको टीडीएस भी डिडक्ट करना पड़ेगा। और टीडीएस कितना डिडक्ट करना पड़ेगा? लॉ के अंदर जो लैंग्वेज यूज की है वो की है रेट इन फोर्स, और रेट इन फोर्स 115BBJ में 30% डिफाइन की है। दूसरी, इसकी कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, मतलब अगर 100 रुपए भी आपने विनिंग की है उसके ऊपर भी कंपनी टैक्स डिडक्ट करेगी। और ये एप्लीकेबल टू ऑल पर्संस होगा, जैसे अपन बाकी के सेक्शन में देखते हैं, सेक्शन 192, 194H, 194C, इंडिविजुअल और एचयूएफ हुज टर्नओवर एक्सीड ₹1 करोड़ तो ही वो लाइबल होते हैं टीडीएस डिडक्ट करने के। लेकिन 194BA के अंदर
भले कि कितना भी टर्नओवर हो उस 80 का, उसको टैक्स डिडक्ट करना पड़े। अब बात आती है टैक्स डिडक्ट कैसे करेंगे। देखो जनरली जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, ऑनलाइन गेम्स के अंदर जो भी विनिंग होती है यूजर अकाउंट होगा, और यूजर अकाउंट के अंदर एक्यूमुलेट होती जाती है। जैसे अपना पेटीएम वगैरह का वॉलेट होता है, उस हिसाब से उसके अंदर बैलेंस इकट्ठा होता जाएगा। अगर वो बैलेंस आप तुरंत विड्रॉ कर लेते हो, एट द टाइम ऑफ विड्रॉल टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपने वो विड्रॉल नहीं किया और वो एज इट इज पड़ा है कि मैं नेक्स्ट गेम खेलूंगा, उस टाइम पर काम ले लूंगा, तो एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर जो भी यूजर अकाउंट में पैसा पड़ा है उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होगा। और अगर पार्टली विड्रॉ किया है और बैलेंस अवेलेबल है उसकी, और पार्टली बैलेंस अवेलेबल है यूजर अकाउंट में, तो उस टाइम पर जब विड्रॉ कर रहे हैं विड्रॉल अमाउंट के ऊपर तो तब टैक्स डिडक्ट होगा, और बैलेंस अमाउंट के ऊपर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर डिडक्ट हो। देखो यहाँ एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। यहाँ बोला गया है कि जो भी यूजर है उसने सपोज 1 लाख रुपए, मैंने कोई भी गेम खेल रहा था और उससे 1 लाख रुपए मैंने जीते, सपोज ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 के ऊपर मैं गेम खेल रहा था, 1 लाख रुपए मैंने जीत लिए और मेरे यूजर अकाउंट में एज इट इज रखे हुए, अब मैं उनको विड्रॉ नहीं करता हूं, तो उस सिचुएशन के अंदर कंपनी को ये एंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी यूजर अकाउंट में पैसा पड़ा है उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करना है। अब टैक्स डिडक्ट कैसे करेगी, क्योंकि वो देने नहीं है, तो यूजर अकाउंट के अंदर से कि वो बैलेंस रिड्यूस करके दे। अब अगर यहां सपोज पार्टली का कंसीडरेशन पार्टली इन काइंड है या फिर फुल्ली इन काइंड है, तो इस सिचुएशन में कंपनी विनिंग को रिलीज करने से पहले एंश्योर करेगी कि टैक्स पे हुआ है या नहीं। देखो ये टीडीएस एंश्योर दैट टैक्स हैज बीन पेड बिफोर रिलीजिंग द विनिंग। ये और भी कुछ सेक्शंस हैं, जैसे 194 आर है परक्यूसिट का, एक 194 एस था जो वर्चुअल डिजिटल असेट का था, जहां कंसीडरेशन काइंड में होता है। उस सिचुएशन में बोला गया है कि कंपनी ये एंश्योर करेगी कि टैक्स रिसीवर ने पे कर दिया है। कंपनी कैसे एंश्योर करेगी उसको, रिसीवर को बोलेगी आप जाओ जहां भी एडवांस टैक्स का या सेल्फ असेसमेंट का चालान होता है, वहां वो पे रिसीवर पैसा डिपॉजिट करवाएगा, और जब आप टीडीएस रिटर्न फाइल करोगे उस टाइम पर आप वो चालान नंबर और वो अटैच करोगे कि ये चालान नंबर से रिसीवर ने पैसा डिडक्ट करवा दिया है और इस वजह से आप वहां रिपोर्ट कर पा रहे। तो ये ऑनलाइन गेम की विनिंग का था। अब एक क्वेश्चन और है ऑनलाइन गेम विनिंग के अंदर, यहाँ जो टैक्सेबिलिटी आ रही है वो नेट विनिंग के अंदर आ। अगर अपन लोग बात करते हैं कैजुअल इनकम की, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेज और विनिंग फ्रॉम लॉटरी की, तो यहाँ जो नेट रिसिप्ट थी उसके ऊपर टैक्स लगता था, किसी भी एक्सपेंसेस का डिडक्शन अलाउ नहीं होता था। तो क्या ये जो न्यू सेक्शन है 115 बीबीजे, इसमें जो गेम के लिए सपोज ड्रीम 11 में मैंने 10,000 रुपए दिए और 1 लाख रुपए जीते, तो क्या 90,000 पर टैक्स लगेगा कि पूरे 1 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा? इसके लिए अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। इसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स बनाएगी कि नेट विनिंग का मतलब क्या। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड जो प्रपोजल है बजट 2023 में, एक काफी इंपॉर्टेंट प्रपोजल है सेक्शन 43B को लेकर के। सेक्शन 43B क्या है? 43B में सिंपल कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स बताए गए, जिसमें बोला गया है कि इन पेमेंट्स का जो डिडक्शन है, इन एक्सपेंसेस का डिडक्शन है, वो पेमेंट बेसिस पर मिलेगा। मतलब आपने पे कर दिया है तो ही इन एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा। और बाद में एक प्रोविजो है कि अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट तक अगर ये एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देते हो तो भी आप उस प्रीवियस ईयर के अंदर डिडक्शन ले सकते हो। अब इस सेक्शन में एक पेमेंट और कवर कर दिया, अगर आप
किसी भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज से कोई भी सर्विस ली है या कोई भी गुड्स खरीदा है तो उसको अगर पेमेंट करना है तो वो भी सेक्शन 43B के प्रीव्यू में कवर होगा। देखो यहाँ केवल और केवल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, ना कि MSME है, MSEE है, मीडियम एंटरप्राइजेज यहाँ कवर नहीं। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के से गुड्स खरीदा है या सर्विस ली है उनको अपने को पेमेंट बेसिस पर ही उनका डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि MSME एक्ट के अंदर 2 टाइम लिमिट दी हुई है पेमेंट के लिए। एक टाइम लिमिट है 15 डेज, एक है 45 डेज। अगर आपके पास जिस MSE से आप डील कर रहे हो उसका रिटर्न एग्रीमेंट है और रिटर्न एग्रीमेंट में ड्यू डेट की 45 डेज की क्रेडिट आपको अलाउ कर रखी है तो आप 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर सकते हो। और अगर कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है उस केस में ये जो ड्यू डेट है ये विदिन 15 डेज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहां अगर सपोज मैंने रिटर्न एग्रीमेंट करवा लिया MSE से और उसमें क्रेडिट लिखवा ली 60 डेज तो वो आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। 45 डेज मैक्सिमम क्रेडिट हो सकती है, इससे ज्यादा क्रेडिट अगर आपने एग्रीमेंट में लिखवा ली तो भी वो अलाउ नहीं हो। अगर आपने 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया तो आपको डिडक्शन सेम प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, अदरवाइज जिस भी प्रीवियस ईयर में आप पेमेंट कर रहे हो तो डिडक्शन मिलेगा। MSME कौन होंगे? देखो माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए अगर किसी का भी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट 1 करोड़ से कम है या एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो माइक्रो एंटरप्राइजेज होंगे। और अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेज होंगे। एक बेसिक क्वेश्चन है कि क्या 31 मार्च 2023 के पेमेंट इसमें कवर होंगे? क्या बिल्कुल नहीं होंगे। प्रोविजन 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है, मतलब 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। तो आपके 31 मार्च 2023 के पेमेंट्स है उनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। सपोज आपने परचेज की है 10 अप्रैल 2023 को और उसका पेमेंट कर दिया 20 अप्रैल 2023 को, विद इन 10 डेज कर दिया। डिडक्शन के अंदर कोई क्वेश्चन है ही नहीं, 23 24 में मिल जाएगा। 10 अप्रैल 23 का पेमेंट आपने 15 में 23 को किया है और सपोज रिटर्न एग्रीमेंट है या नहीं है लेकिन फिर भी आपने विद इन सेम ईयर किया है, डिडक्शन मिल जाएगा। अगर इसका 15 मार्च 2024 को भी करते हो तो देखो यहाँ 45 डेज और 15 डेज दोनों लिमिट क्रॉस हो रही है तो भी डिडक्शन 23 24 में मिल जाएगा, क्योंकि पेड बेसिस पर डिडक्शन मिल रहा है आपको। यहाँ तो अलाउ डिसअलाउ हो जाएगा, इस मंथ में तो नहीं मिलेगा लेकिन इनकम की कंप्यूटेशन ईयरली होगी तो विद इन सेम ईयर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर 10 अप्रैल का 3 अप्रैल 2024 में किया है तो देखो आपने ना ही तो विद इन 15 डेज किया ना ही 45 डेज किया, नेक्स्ट ईयर में डिडक्ट पे किया है तो आपको डिडक्शन भी 24-25 में ही मिलेगा। इसी हिसाब से 15 मार्च 2024 का है और 15 अप्रैल 24 को कर दिया। सपोज रिटर्न एग्रीमेंट है तो विद इन 30 डेज किया है, 45 डेज की टाइम लिमिट थी तो भी 23-24 में आपको मिल जाएगा। और अगर 15 मार्च 24 में किया है और 15 जुलाई 24 में पेमेंट किया, 15 मार्च 24 की परचेज है, 15 जुलाई 24 को किया है, 60 डेज में किया है, 45 डेज ब्रीच हो रहे हैं यहाँ तो आपको डिडक्शन भी कम मिलेगा, 24-25 में ही डिडक्शन मिलेगा। देखो गवर्नमेंट का सिंपल इंटेंशन क्या है, एक तो MSE को के पेमेंट को प्रमोट करना कि MSE का पेमेंट रुके नहीं, वर्क पेमेंट ऑर्डर बिल्कुल सही चलता रहे। दूसरा, इससे गवर्नमेंट को एक बेनिफिट और भी हो गया। कई बार क्या होता है 80 डमी बिल डलवा लेता है कि मार्च के अंदर उसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है कि डाल दो, 10 लाख की परचेज डाल दो या 10 लाख रुपए के एक्सपेंसेस डाल दो। अब वो एक्सपेंसेस नहीं डल पाएंगे डमी, क्योंकि उनका पेमेंट अपने को टाइमली करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में। देखो यहां मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि काफी सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो
लॉ के अंदर कुछ दिया हुआ, लॉ के अंदर प्रोविजंस को गलत तरीके से इंटरप्रेटेट करके जो टैक्स अवॉइड कर रहे हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए प्रोविजन दिए गए। जैसे सेक्शन 28 के अंदर परक्यूसिट की टैक्सेबिलिटी है और 194 आर में टीडीएस डिडक्ट होगा। अब जो सेक्शन 28 है उसमें बेनिफिट और परक्यूसिट लिखा हुआ था, लॉ को इंटरप्रेटेट किया जा रहा था कि बेनिफिट या परक्यूसिट तो काइंड फॉर्म में ही होंगे, कैश के फॉर्म में अगर कुछ मिला है तो वो बेनिफिट या परक्यूसिट हो ही नहीं सकता। इट मींस या सेक्शन 28 में टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन इन्होंने क्लियरिफाई कर दिया बजट 2023 में कि अगर कुछ कैश फॉर्म में भी कुछ अमाउंट मिला है वो भी बेनिफिट या परक्यूसिट की कैटेगरी में माना जाएगा और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर भी टीडीएस की लायबिलिटी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन की लिमिट इंक्रीज की है। अभी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन 44 एडी में 2 करोड़ रुपीस तक ले सकते हो और एडीए के अंदर 50 लाख रुपीस तक प्रेजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हो। 2 करोड़ और 50 लाख के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं दी है, लेकिन बजट 2023 में जो लिमिट प्रपोज की है, लिमिट इंक्रीज की है, एडी के लिए 3 करोड़ कर दी और एडीए के लिए 75 लाख कर दी। लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपकी रिसिप्ट 95% रिसिप्ट नॉन कैश मोड में होनी चाहिए। मतलब आप 95% पैसा बैंकिंग चैनल से आना चाहिए तो ही आप 3 करोड़ या 75 लाख के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। दूसरा के यहाँ पॉइंट आ रहा है कि सर लिमिट जो ऑडिट की थी वो तो 10 करोड़ थी। देखो वो ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ रुपए थी कैश के अंदर, उसमें पेमेंट एंड रिसिप्ट दोनों के लिए बोला गया था। यहाँ जो 44 एडी एंड एडीए है, फर्स्ट थिंग यहाँ केवल रिसिप्ट के लिए बोला गया है, क्योंकि अगर मैं प्रेजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहा हूँ तो मुझे पेमेंट का तो पता ही नहीं है, मैं हिसाब ही नहीं रखूंगा, तो पेमेंट का कैसे सर्टेन करूंगा कि कितना कैश मोड में और कितना नॉन कैश मोड में है। दूसरी बात है वो ऑडिट की एग्जम्पशन के लिए थी 10 करोड़ रुपीज की लिमिट, ना कि प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के लिए थी। आपको उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 44EE। लेकिन अगर आप प्रेजम्पटिव टैक्सेशन यूज कर रहे हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट प्रपोजल है सेक्शन 35D को लेकर के। सेक्शन 35D में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अगर बिजनेस कमेंस होने से पहले या कमेंस होने के बाद में उससे एक्सटेंशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है, उनका 5 सालों के अंदर 1/5 करके डिडक्शन ले सकते थे। लेकिन उसमें 3 खर्चे थे जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट से रिलेटेड थे, मार्केट सर्वे कंडक्ट करवाना एंड इंजीनियरिंग सर्विस। ये 3 खर्चों के लिए प्रोविजन था कि या तो असीसी खुद करेगा ये खर्चे या फिर कोई भी कंसर्न करेगी जो सीबीडीटी से अप्रूव होगी, तो ही इन खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन्होंने ये प्रोविजन हटा दिया कि अब भले ही आप खुद करो या किसी से भी कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो भी इन 3 पॉइंट से रिलेटेड खर्चा किया है उनको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी से भी ये खर्चा करवाओ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़े। एक कुछ पॉइंट था एनबीएफसी से रिलेटेड, जहां बोला गया था कि बार बार यूज किया जा रहा था 43B एंड 43D में डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड सिस्टमेटिकली नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ये दोनों पॉइंट की, दोनों टाइप की एनबीएफसी आरबीआई ने इनका प्रोविजन की हटा दिया और ना ही प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती है, तो इसको रिप्लेस किया है एनबीएफसी एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये केवल जो एक्ट में एरर थी उसको सही करने के लिए प्रोविजन। नेक्स्ट है, देखो कुछ पॉइंट्स हैं, देखो बजट के अंदर, बजट 2023 में इस बार काफी सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं कि जो अपने को आगे की टैक्स प्लानिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि पहले अब ये प्रोविजन इंसर्ट होने से पहले किस हिसाब से लोग टैक्स अवॉइड कर रहे थे, लोग को इंटरप्रेटेट करके या टैक्स प्लान कर रहे थे, उनके बारे में बजट के अंदर दिया गया है।
उन्होंने कुछ पॉइंट्स में तो सही कर दिया, लेकिन कुछ प्रोविजंस में अभी भी एज इट इज, जैसे सेक्शन 44 डबल बी एंड ट्रिपल बी है। वैसे रेलेवेंट सेक्शन नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने बताया था आपको कि कुछ प्रोविजंस ऐसे आएंगे जहां बाकी के प्रोविजंस में टैक्स प्लान कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं क्या। सपोज मैं बात करता हूं 44 एडी एंड एडीए। 44 एडीए ऑप्ट कर रहा हूं मैं, या एडी ऑप्ट कर रहा हूं, और कैसे ऑप्ट कर रहा हूं। सपोज इस साल ऑप्ट किया मैंने 2022-23 में मेरे पास 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर था और मेरा प्रॉफिट आ रहा था 20 लाख रुपए। मैंने देखा कि 44 एडी ऑप्ट कर लेता हूँ, 8% देना है या 6% देना है, मैं 8% ले लेता हूँ। मैंने 8 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया और 8 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करके मेरी रिटर्न फाइल कर दी। अब 23-24 में मेरे पास लॉस था, वही 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर था या 2 करोड़ कितना भी टर्नओवर था, लेकिन मेरे पास लॉस था सपोज 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपीज का लॉस था। मैंने क्या किया, 23-24 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके मेरी रिटर्न फाइल कर दी। 24-25 के अंदर मेरे पास वापस से प्रॉफिट आया 15 लाख रुपए का, और वही टर्नओवर 1 करोड़ था। मैंने क्या किया, 15 लाख रुपए 8 लाख रुपए रिपोर्ट करूंगा प्रॉफिट प्रेजेंटिव में, और इस 4 लाख रुपए के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। और अब मेरे को इनकम कितनी बतानी पड़ेगी, 4 लाख रुपए। मतलब एक बार प्रेजेंटिव में जा रहा हूँ, फिर नॉर्मल में, फिर वापस से जब फायदा हो रहा है प्रेजेंटिव में। हालांकि 44 एडी के अंदर ये प्रोविजन खत्म किया हुआ है कि अगर एक बार आप नॉर्मल ऑप्ट कर लेते हो उसके बाद प्रेजेंटिव में नहीं जा सकते को, लेकिन मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। सेक्शन 44 डबल बी एंड ट्रिपल बी में भी ऐसे ही दिया हुआ है कि नॉन रेसिडेंट के लिए था 44 डबल बी, जो सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर यूज करते थे, और 44 ट्रिपल बी था नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए, जो सिविल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में एंगेज थी। उनको 10% ऑफ एग्रीगेट रिसिप्ट टैक्स देना पड़ता था अंडर प्रेजेंटिव टैक्सेशन। ये क्या कर रहे थे कि जब प्रॉफिट हो रहा था उस टाइम पर प्रेजेंटिव में जा रहे थे, जब लॉस हो रहा था उस टाइम पर नॉर्मल में जा रहे थे, और जब वापस से हायर प्रॉफिट हो रहा था तो प्रेजेंटिव में जाकर के उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। लेकिन अब बजट 2023 में प्रपोज किया है कि आपने अगर प्रेजेंटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है उस साल आप किसी भी टाइप का डेप्रिसिएशन या ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रपोजल है कैपिटल गेन से रिलेटेड। देखो पिछले साल कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए सेबी को लिस्ट किया था कि सेबी कमोडिटी ट्रेडिंग को डील करेगी, जिसमें गोल्ड एक्सचेंज भी बनाया था। गोल्ड एक्सचेंज में क्या होगा, सपोज मैंने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट परचेज कर, आजकल आता है ना पेटीएम के ऊपर गोल्ड परचेज कर लो, फोन पे में गोल्ड परचेज कर लो, अब वो वॉलेट में पड़े रहते हैं, और उसके बाद में आप फिजिकल करवाना चाहते हो तो उसमें ऑप्शन आता है कि फिजिकल की भी डिलीवरी दे देंगे। उसी हिसाब से सपोज मैंने एक्सचेंज से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट परचेज कर ली, उसके बाद में उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करवाया और फिर मैंने उसको सेल कर दिया। गोल्ड कैपिटल असेट है, अगर आप गोल्ड सेल करते हो या परचेज करते हो उसके ऊपर कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट अगर फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करवाता हूं तो क्या ये ट्रांसफर है क्या? क्योंकि अगर ट्रांसफर है तो कैपिटल गेन की लायबिलिटी आएगी। तो सेक्शन 47 में क्लोज इंसर्ट किया है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट होती है तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, और सेम सिचुएशन अगर फिजिकल गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट होता है तो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब मैंने फिजिकल गोल्ड बेच दिया, ट्रांसफर है, बिल्कुल ट्रांसफर है, और कैपिटल गेन राइज होगा। तो जब मैं बेचूंगा उस टाइम पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानूंगा, क्योंकि फिजिकल गोल्ड की तो कोई कॉस्ट आई ही नहीं। तो उस टाइम पर सेक्शन 49 के अंदर प्रोविजन इंसर्ट किया है कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट परचेज की थी वो जो कॉस्ट है वो ही इस फिजिकल गोल्ड की कॉस्ट माननी। नेक्स्ट है कि होल्डिंग पीरियड क्या होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म असर्टेन करने के लिए होल्डिंग पीरियड चाहिए। अब
होल्डिंग पीरियड वैसे फिजिकल गोल्ड का तो ये हुआ, लेकिन सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A के अंदर भी इन्होंने प्रोविजन इंसर्ट किया है कि होल्डिंग पीरियड जिस दिन आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट खरीदी थी उसी दिन से तब तक सेल कर रहे हो तब तक के पीरियड को होल्डिंग पीरियड मानना। और सेम सिचुएशन रिवर्स प्रोविजन, अगर फिजिकल गोल्ड को आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट करते हो फिर बेचते हो तो सेम प्रोविजन यहां एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 54 एंड 54F की एग्जम्पशन से रिलेटेड है। फाइनेंस मिनिस्टर ने हाई रिच पीपल्स को लेकर के बोला था कि हाई रिच पीपल से रिलेटेड अमेंडमेंट है। एक अमेंडमेंट बेनिफिशियल था कि सरचार्ज न्यू स्कीम के अंदर 37% से 25% कर दिया, लेकिन सेकंड जो अमेंडमेंट है वो क्या है, कैपिटल गेन सेक्शन 54 के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच करके, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच करके अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते थे, डिडक्शन मिलता था। अब 54F में कोई भी कैपिटल असेट हो एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसको सेल करके अगर कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदेंगे डिडक्शन मिलेगा। 54 में डिडक्शन मिलता था जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है पूरा का पूरा, और 54F के अंदर डिडक्शन मिलता था कि जितना कैपिटल गेन हुआ है डिवाइडेड बाय फुल वैल्यू कंसीडरेशन इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये फॉर्मूला लगा करके मतलब प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलता था कि आपको पूरा फुल वैल्यू कंसीडरेशन है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 54 के अंदर केवल कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करना पड़ता। इन्होंने सिंपल एक प्रोविजन दिया है कि अगर आप 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोई नई असेट खरीदते हो और उसको डिडक्शन लेना चाहते हो 54 एंड 54F में, उस सिचुएशन में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए की मानी जाएगी। अगर आपने 12 करोड़ की खरीदी है, 15 करोड़ की खरीदी है, कितने की भी खरीदो, मैक्सिमम जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कितनी मानी जाएगी, 10 करोड़ रुपए की मानी जाएगी। मतलब अगर आप 54 में एग्जम्पशन ले रहे हो तो पूरा का पूरा 10 करोड़ ले सकते हो, लेकिन अगर 54F में ले रहे हो तो ये प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन ही मिलेगा, पूरे 10 करोड़ का एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, मोस्ट ऑफ द सीए या मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट इसका बेनिफिट नहीं लेते। अगर अपन कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं भले ही वो इमूवेबल को या मूवेबल को, और अगर लोन लेकर के खरीदी है तो क्या उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होना चाहिए क्या, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आना चाहिए? अपन नहीं लेते, लेकिन बजट 2023 में टैक्स अवॉइडेंस को रिड्यूस करने के लिए प्रोविजन दिया है कि अगर आपने इंटरेस्ट का सेक्शन 24B, मतलब अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है और अगर उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करके आप 24B में डिडक्शन ले रहे हो या चैप्टर 6A में कहीं इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रहे हो, तो उस सिचुएशन में उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं माना जा सकता है। अदरवाइज आप इसका खुद मीनिंग निकाल सकते हो। एक्ट में कुछ नहीं दिया है कि अगर वहां नहीं लिया है मींस आपको इंटरेस्ट अलाउ हो। नेक्स्ट है सेक्शन 45(5) के। सेक्शन 45(5) क्या है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स के लिए था कि अगर सपोज कोई भी पर्सन है, मेरे पास लैंड है और मैंने एक बिल्डर से जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया कि ये लैंड के ऊपर आप बिल्डिंग बनाओ और इसमें 10 फ्लैट बनेंगे, 3 फ्लैट मेरे को दे देना, 7 आप रख लेना। उस केस के लिए सेक्शन 45(5) पे इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसमें क्या है कि जब भी मेरे को आप ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैं बिल्डर को टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक एग्रीमेंट करके दे रहा हूं, और बिल्डर मेरे को क्या देगा, मेरे को देगा, हो सकता है कि केवल फ्लैट फ्लैट ही दे, मेरे को हो सकता है मेरे को केवल फ्लैट फ्लैट ही दे रहा है, और एक सिचुएशन हो सकती है कि मेरे को फ्लैट दे दे प्लस एग्रीमेंट किया गया कि 3 तो फ्लैट दे देना और 20 लाख रुपए मेरे को कैश दे दे। उस सिचुएशन में जब भी ये बिल्डिंग ट्रांसफर हो, सॉरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, फ्लैट बन करके कंप्लीट हो जाएंगे, उस टाइम पर मेरे ऊपर कैपिटल गेन की लायबिलिटी आएगी,
और अभी तक का जो प्रोविजन था उसमें था कि जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको फुल वैल्यू कंसीडरेशन मानेंगे, प्लस कुछ कैश रिसीव हुआ है वो फुल वैल्यू कंसीडरेशन मानेंगे। अगेन यहाँ टैक्स अवॉइडेंस को कि लॉ को गलत इंटरप्रेटेट करके किया जा रहा था, उसके लिए प्रोविजन है कि अगर कैश रिसीव नहीं हुआ, उसको चेक रिसीव हुआ है या कोई अदर मोड में पैसा रिसीव हुआ है, वो भी फुल वैल्यू कंसीडरेशन का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ इंटेंजिबल असेट। देखो गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील मानी जाएगी, पहले से भी था, लेकिन कोई अदर इंटेंजिबल असेट है उसकी क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, उसके लिए इन्होंने ये प्रोविजन इंसर्ट किया है। गुडविल के आगे और एनी अदर इंटेंजिबल असेट लिख दिया किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए, या कोई और इंटेंजिबल असेट के अंदर को कि जो अगर खुद ने जनरेट की है कोई भी इंटेंजिबल असेट या कोई राइट, उसकी भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील मानी जाए। नेक्स्ट है मार्केट लिंक डिवेंचर। सबसे पहले देखते हैं मार्केट लिंक डिवेंचर क्या होते हैं। उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है सेक्शन 50AA। मार्केट लिंक डिवेंचर क्या है कि उनका प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है वो तो डेब्ट होता है, वो लोनों का, और उनके ऊपर जो रिटर्न होगा वो मार्केट के रिटर्न्स के ऊपर डिपेंड होगा। मार्केट से जो भी पैसा रिटर्न में आएगा उन वो ही रिटर्न होगा। देखो सबसे पहली बात है मार्केट लिंक डिवेंचर है, उनको ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन होगा, वो हमेशा और हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, भले कि उसका होल्डिंग पीरियड कुछ भी क्यों ना हो। और कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वही पुराना फॉर्मूला, फुल वैल्यू कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। कुछ अदर प्रपोजल है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम से रिलेटेड। एक प्रपोजल है लीव एनकेशमेंट। लीव एनकेशमेंट की पहले जो डिडक्शन मिलती थी 1010A के अंदर वो 3 लाख थी, अब 25 लाख कर दी। देखो लीव एनकेशमेंट अगर आप बजट देखोगे और पूरे फाइनेंस एक्ट के अंदर देखोगे डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में ये 25 लाख रुपए की लिमिट कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां लिखा हुआ था जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 है जहां ये एग्जेम्पशन था कि गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करेगी वो लिमिट एग्जेम्प्ट है मैक्सिमम। तो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब 3 लाख की थी और अब 25 लाख कर दी, तो एक्ट में बदलाव की इसके लिए जरूरत नहीं। एक कुछ कंफ्यूजन था स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर के। मैडम ने ये बोला था बजट प्रेजेंट करते टाइम पर स्टैंडर्ड डिडक्शन और कुछ 52,500 रुपए का अमाउंट बोला था, तो काफी सारे लोग इससे मिसअंडरस्टूड कर रहे थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज होकर के 52,500 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला था कि 15 लाख रुपए तक की इनकम पर 52,500 रुपए का एक सैलरी एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट होगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आज भी 50,000 रुपीज के ही। एक इन्होंने रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट परक्यूसिट है, उसके रूल से रिलेटेड देखो उसमें काफी सारे रूल्स हैं, वो काफी अपन स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी काफी कंफ्यूज करते थे और आज भी देखे कि अकोमोडेशन फर्निश्ड है तो ये रूल है, नॉन फर्निश्ड है तो ये रूल है, अगर आपने फ्री में दे रखा है एम्प्लॉय को ये रूल है, अगर आपने कुछ कंसेशनल रेट पर दे रखा है ये रूल है। उन सबको खत्म करके एक न्यू रूल लॉन्च करेंगे जो सबके लिए यूनिफॉर्मली बताएगा कि किस हिसाब से उस परक्यूसिट की वैल्यूएशन। एक पॉइंट है देखो सेक्शन 9 के अंदर लास्ट टाइम अगर कोई भी गिफ्ट आप नॉन रेसिडेंट को देते हो तो वो टैक्सेबल होगी। सेक्शन 9 के अंदर बोला गया था कि उसको इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा अगर नॉन रेसिडेंट को देते हो तो, और वो नॉन रेसिडेंट के हैंड्स में भी टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 56। लेकिन RNOR नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कुछ नहीं बोला हुआ था, तो कुछ लोग RNOR को गिफ्ट दे रहे थे और RNOR उसको इंडिया की इनकम में इंक्लूड भी नहीं कर रहा था। तो सेक्शन 9 में ये अमेंडमेंट है कि अगर आपने किसी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को गिफ्ट दी है तो वो भी इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, अकॉर्डिंगली सेक्शन 56 में टैक्सेबल।
एक चेंजेस है शेयर प्रीमियम को लेकर के। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, शेयर इश्यू करती है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर, तो अगर किसी रेसिडेंट इन्वेस्टर को करती है, उस केस में जो भी एक्सेस अमाउंट था, सपोज शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपए और उसने शेयर इश्यू कर दिए सपोज 1.5 लाख रुपए में, तो नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट इन्वेस्टर है उस, तो उस केस में जो 50,000 रुपए के ये कंपनी के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाती है। अगर किसी रेसिडेंट इन्वेस्टर से पैसा लिया है, तो अब इन्होंने प्रपोज किया है कि ये अगर आप नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर से लेते हो तो भी ये कंपनी के हैंड्स में टैक्सेबल होंगे। मतलब दोनों प्रोविजन में पैरिटी दी है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी ने किसी भी इन्वेस्टर से फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा कंसीडरेशन पर शेयर इश्यू किया है, उस सिचुएशन में एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल होगा। अब देखो टीडीएस एंड टीसीएस से रिलेटेड अमेंडमेंट है, वो देखते हैं। पहला अमेंडमेंट क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से अगर कुछ विड्रॉ किया है तो 50,000 रुपए तक की विड्रॉल के ऊपर कोई टैक्स था ही नहीं, कोई टीडीएस नहीं करता था। लेकिन अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का विड्रॉ किया है तो अगर पेन प्रोवाइड कर रखे थे 10% टीडीएस कटता था, अगर पेन प्रोवाइड नहीं थे तो 30% टैक्स कटता था, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स कटता था। लेकिन अभी बजट 2023 के अंदर इन्होंने ये रेट कर दी 20%, मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद में अगर पेन नहीं दिया गया तो भी 20% से ही टीडीएस डिडक्ट होगा। एक सेक्शन 194 एलबीए है, अगर इंटरेस्ट इनकम का किसी नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर की, उसके ऊपर 5% टीडीएस था 194 एलबीए में। लेकिन कुछ सेक्शन है जहां ये इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट थी या कुछ टैक्स ट्रीटीज थी, वहां इंडिया में टैक्स नहीं लगता था। और सबसे अच्छी बात, सबसे मेन बात थी कि सेक्शन 197 है जो लोअर डिडक्शन का ऑप्शन ले सकते हैं अपन, उस सेक्शन 197 में भी 194 एलबीए कवर नहीं था। तो अब 194 एलबीए को 197 में कवर कर दिया, मतलब आप लोअर डिडक्शन का बेनिफिट भी ले सकते हो। नेक्स्ट है लिस्टेड डिवेंचर के, अगर कोई भी इंटरेस्ट पे किया है लिस्टेड डिवेंचर पर किसी रेसिडेंट को, तो सेक्शन 193 के अंदर कोई टैक्स नहीं लगता था, टीडीएस नहीं कटता था। लेकिन अब वो एग्जेम्पशन क्या है वो रिमूव कर दी है। अगर लिस्टेड डिवेंचर पर भी इंटरेस्ट दिया है तो उसका 193 में टीडीएस डिडक्ट होगा। देखो एक प्रोविजन आए थे सेक्शन 206 एबी एंड 206 सीसीए के अंदर। इन प्रोविजंस में क्या था, याद है सबको 206 एबी एंड 206 सीसीए। अगर कोई भी पर्सन वो आईटीआर फाइल नहीं करता है 3 साल तक और उसके टीडीएस 50,000 रुपए से ज्यादा है, उस सिचुएशन के अंदर उसका टैक्स क्या वो हायर रेट से डिडक्ट होगा। और वो हायर रेट बता रखी थी 5%, 20%, अलग अलग रेट थी और डबल रेट थी। अब उसमें नॉन रेसिडेंट को पहले से एक्सक्लूड कर रखा था कि अगर नॉन रेसिडेंट और इंडिया में उसकी इनकम नहीं है तो वो इस नॉन फाइलर की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन सपोज कोई पर्सन है जिसके पास इनकम की एग्रीकल्चर से इनकम आती थी या ऐसी इनकम थी जो एग्जेम्प्ट थी, या उसके पास इनकम थी लेकिन उसकी इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं थी। सपोज मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और कॉन्ट्रैक्टर में 50 लाख का टर्नओवर हो गया, 50,000 रुपए टीडीएस कट गया, लेकिन मेरा प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख रुपए। अब मेरे को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। उस सिचुएशन में तो यहां इन्होंने नॉन फाइलर की डेफिनेशन को रिवाइज किया है कि अगर कोई भी पर्सन जिसको आईटीआर फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, वो पर्सन इस सेक्शन की प्रीव्यू में नहीं आएगा, मतलब उस पर्सन का टीडीएस नॉर्मल रेट से ही डिडक्ट होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 196 एक है, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड की जो इनकम है उसके ऊपर टीडीएस 20% की रेट से कटता था। लेकिन कुछ टैक्स ट्रीटीज है जहां इसके ऊपर जो टीडीएस है वो कम रेट से, सॉरी
इस 196A में जो टीडीएस कटता था वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से कटता था, लेकिन कुछ ट्रीटीज है उन ट्रीटीज में मैक्सिमम रेट टैक्स की बता रखी है 20%। तो इसी के लिए इन्होंने 196A में भी मैक्सिमम जो टीडीएस की रेट है उसको 20% किया। नेक्स्ट है सेक्शन 194R एस एंड बी ए। देखो सेक्शन 194R एस बी ए, इसके अंदर क्या था, जो टैक्सेशन ऑन परक्यूसिट था, इसके अलावा जो वर्चुअल डिजिटल ट्रांसफर से रिलेटेड थे कि आपने अगर कंसीडरेशन कैश में पे किया है, टैक्स डिडक्ट करोगे और डिपॉजिट करवाओगे। पेनल्टी का जो प्रोविजन था वो 271C के अंदर ये था कि कोई भी पर्सन टैक्स डिडक्ट करने से फेल हो गया है तो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन अप्लाई होता था। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ भी जो टैक्स लॉ को गलत इंटरप्रेटेट करके अगर टैक्स अवॉइड कर रहे थे या किसी भी प्रोविजन से बच रहे हैं, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट है कि आपने टैक्स डिडक्ट में फेल हो गए या टैक्स डिडक्ट कर लिया पे नहीं किया तो ये प्रोविजन अप्लाई होते थे 271C एंड 276B के। लेकिन इन सेक्शंस में तो बोलेगा कि हम डिडक्ट कैसे करते, हमारे को तो एंश्योर करना था कि टैक्स पे किया है। तो इस सिचुएशन में इन दोनों प्रोविजन में अमेंडमेंट किया गया कि ये वाले सेक्शन भी भले ही आपको एंश्योर करना है तो एंश्योर करो, अदरवाइज ये पेनल्टी का प्रोविजन उसमें अप्लाई होगा और अकॉर्डिंगली प्रोसिक्यूशन भी अप्लाई। नेक्स्ट है टीसीएस की रेट इंक्रीज हुई है। टीसीएस के अंदर अगर कोई एजुकेशन के लिए बाहर पैसा भेज रहा है और लोन लेकर के भेज रहा है, पहले 0.5% रेट थी और आज भी 0.5% रेट है, 7 लाख रुपए से ज्यादा है। तो अगर कोई एजुकेशन के लिए जो बिना लोन के गए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहा है, 7 लाख रुपए से ऊपर 5% रेट थी, आज भी सेम है। लेकिन ओवरसीज टूर पैकेज के पहले 5% टीसीएस की रेट थी, आज 20% टीसीएस की रेट कर दी। और एनी अदर केसेस में पहले 5% थी और लिमिट भी थी 7 लाख रुपए से ऊपर जाएगा तो, लेकिन आज लिमिट भी हटा दी और रेट 20% कर दी। और ये प्रोविजन 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल। ये प्रोविजन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहे हैं यहाँ। देखो गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन है डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस को खत्म करना, क्योंकि और खास तौर पर उन डिडक्शन और एग्जम्पशन को खत्म करना जिनका काफी सारा गलत तरीके से यूज हो रहा है और टैक्स अवॉइडेंस के अंदर काफी बड़ा हाथ है। आगे एक प्रोविजन है सेक्शन 1022B, उसमें उन्होंने बताया भी है कि हम 1022B जो न्यूज एजेंसीज की एग्जम्पशन विड्रॉ की है वो इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट चाह रही है कि एग्जम्पशन खत्म हो, और उसके लिए ट्रस्ट के प्रोविजंस को ये काफी सारे चेंजेस पहले आए हैं और इस बार भी काफी सारे चेंजेस ऐसे किए हैं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट करने की, टैक्स बचाने की या करने की कोई गुंजाइश ही ना। उसी में पहला प्रोविजन है, देखो 1 अप्रैल 2023 के बाद में अगर आपने कोई भी कॉर्पस से पैसा यूज किया है और उसको एप्लीकेशन ऑफ मनी नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ मनी कब माना जाएगा, जब उस कॉर्पस में आप वापस डिपॉजिट करवा देते हो। और सेम चीज थी अगर आपने कोई लोन लेकर के पैसा यूज किया है तो उस लोन को एप्लीकेशन ऑफ मनी कब माना जाएगा, जब आप लोन रिपे करते हो तब एप्लीकेशन ऑफ मनी माना जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो कुछ एक केसेस में क्या हो रहा था कि जब कॉर्पस से पैसा यूज किया उस टाइम पर भी एप्लीकेशन ऑफ मनी मान लिया, और आज वापस से कॉर्पस में पैसा डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको भी एप्लीकेशन ऑफ मनी मान। और सेम चीज लोन के लिए है कि जब लोन लेकर के यूज किया था उस टाइम पर भी एप्लीकेशन ऑफ मनी मान लिया और आज उसको वापस पे कर रहे हैं तो वापस से एप्लीकेशन ऑफ मनी मांग रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने प्रोविजन दिया है कि अगर आपने कोई भी कॉर्पस लोन या बोरोइंग है उससे कोई भी एप्लीकेशन की है और वो पहले आप उसको एप्लीकेशन मान चुके हो, तो जब आप वापस डिपॉजिट करवाओगे उस टाइम पर वापस से एप्लीकेशन ऑफ मनी नहीं मानी जाएगी।
दूसरा पॉइंट दिया है कि लोन का जो एप्लीकेशन ऑफ मनी कब माना जाएगा, जब आप लोन को रीपे करते हो। अब लोन को रीपे कब करते हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, मतलब यहाँ एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि 10 साल 15 साल में कर रहे हो तो 15 साल का गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आपने 15 साल पहले लोन लिया था, उस टाइम पर एप्लीकेशन नहीं माना था। इसलिए इन्होंने लोन के रिपेमेंट की लिमिट कर दी कि आप 5 साल के अंदर अंदर अगर कर रहे हो तो ही उसको एप्लीकेशन ऑफ मनी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना। दूसरा थर्ड अमेंडमेंट है, अभी क्या हो रहा था कि मेरा सपोज एक ट्रस्ट है, मैंने ट्रस्ट बनाया ट्रस्ट ए, एक ट्रस्ट मैंने बनाया ट्रस्ट बी, एक ट्रस्ट बनाया ट्रस्ट सी, एक ट्रस्ट बनाया ट्रस्ट डी। ट्रस्ट ए में 1 लाख रुपए की इनकम थी, 1 करोड़ रुपए की इनकम थी। मैं इस 1 करोड़ रुपए की इनकम में से 15% एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। 85 लाख रुपीज क्या करूंगा, डोनेशन दे दूंगा ट्रस्ट बी को, और ये एप्लीकेशन ऑफ मनी माना जाएगा अगर सेम ऑब्जेक्ट के ट्रस्ट को देता हूँ। ट्रस्ट बी क्या करेगा, 85 लाख रुपीज इसकी इनकम होगी, उसमें से 15% रिड्यूस करके बाकी के दे देगा ट्रस्ट सी को, और ट्रस्ट सी क्या करेगा, जो डोनेशन है उसका 15% करके ट्रस्ट डी को दे देगा। मतलब यहाँ सेम पर्सन के ट्रस्ट है, सेम मैनेजमेंट है, और यहाँ 15% एक्यूमुलेशन को बचाने के लिए ऐसा कोर्स इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया प्रोविजन को कि अगर आप किसी दूसरे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हो तो हम एप्लीकेशन की 85% मानेंगे, बाकी को एप्लीकेशन की नहीं मानेंगे। मतलब आप 85 लाख रुपीज का डोनेशन दिया है तो आपकी 85 लाख इंटू 80% की एप्लीकेशन ऑफ मनी मानी जाएगी, इससे ज्यादा एप्लीकेशन मानी की नहीं जाएगी। ये भी 1 अप्रैल 2024 से अप्लाई हो। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जवाहरलाल मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन को एटीजी के लिए एलिजिबल फंड है, वहां से हटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई भी ट्रस्ट है, अभी क्या हो रहा था, अगर अपने को ट्रस्ट का एटीजी 12AA में रजिस्ट्रेशन करवाना है, एटीजी 12A में पहले प्रोविजनल करवाते थे फिर फाइनल करवाते थे। अगर सपोज ट्रस्ट ने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी तो भी क्या हो रहा था, पहले प्रोविजनल करवाओ उसके बाद में फाइनल करवाओ। अब इन्होंने बोला है कि अगर आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये प्रोविजन स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2023 से। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म 9A एंड 10। ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के अगर उनको एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम जो 15% एक्यूमुलेशन है वो क्लेम करना है तो फॉर्म 9A एंड 10 के अंदर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अब उस रिटर्न की जो डेट थी वो थी रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट तक आप ये फाइल कर सकते हो। अभी ऑडिट क्या हो रही है, 1 महीने पहले हो रही है रिटर्न ऑफ इनकम से, 30 सितंबर ऑडिट की डेट है, 31 अक्टूबर रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट है। तो ड्यू डेट मैं 9A एंड 10 का फाइल करूंगा, 31 अक्टूबर तक कर सकता हूं। अब ऑडिटर को ये एंश्योर करना पड़ेगा कि 9A एंड 10 में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है क्या। अब जब रिटर्न ही ऑडिट फॉर्म ही ऑडिट के बाद फाइल हो रहा है तो ऑडिटर कैसे एंश्योर करे, तो इसलिए इन फॉर्म्स की जो डेट है वो 2 महीने पहले कर दी, रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट से 2 महीने पहले। मतलब अब जो रिवाइज डेट होगी वो क्या होगी, 31 अगस्त तक अपने को ये फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, और ये इसी असेसमेंट ईयर से अप्लाई हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के फॉर्म्स की भी ड्यू डेट क्या होगी, 31 अगस्त से पहले पहले ये फॉर्म फाइल करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो अगेन वो पॉइंट आ गया कि जहां लोका के प्रोविजंस को गलत इंटरप्रेटेट कर रहे थे, अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन आया था 139(8)A में। अब यहाँ जो प्रोविजन जो एग्जम्पशन से बात थी 1023C 1112 में हर जगह लिखा हुआ था रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139। अब 139 में टाइम अलाउड क्या है, तो अपडेटेड रिटर्न 139(8)A में दे रहे हो, मींस वो टाइम भी कवर होगा। तो यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया कि 139(1) में जो टाइम अलाउड है उस तक आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर एग्जम्पशन क्लेम करना है। तो मींस अपडेटेड रिटर्न फाइल की है तो कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी।
नेक्स्ट पॉइंट है, देखो अभी तक क्या हो रहा है कि सपोज मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और एक्टिविटी स्टार्ट मैंने की है 23-24, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया। अब वो रजिस्ट्रेशन मेरा 23-24 में आ रहा है, मेरे को जो एग्जम्पशन है वो कब मिलेगी, 23-24 में मिलेगी और प्रोविजनल की पहले भी मिलेगी। जो प्रोविजन है उसमें क्या दिया हुआ था कि जब भी रजिस्ट्रेशन आएगा, अप्लाई किया था उस साल से आपको एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन जब फाइनल रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करूंगा आज, तो आज से मेरे को एग्जम्पशन मिलेगी। इसके लिए इन्होंने बोला कि अगर आप ऑलरेडी, हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, तो इस वजह से ये प्रोविजंस को हटा दिया। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोविजन ध्यान से देखना, अभी जो री रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, री रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या फाइनल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, काफी सारे रजिस्ट्रेशन हैं वो सीपीसी से हो रहे हैं। मतलब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाया, मुश्किल से सेम डे या नेक्स्ट डे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ रहा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी कोई भी उसको चेक नहीं कर रही है, सीपीसी से ऑटो जनरेट होकर के रजिस्ट्रेशन आ रहा है। सेम री रजिस्ट्रेशन जो हुए थे, रिन्यू हुए थे, उस केस में भी ऐसा ही था, और कुछ एक केसेज में फाइनल रजिस्ट्रेशन में भी ऐसा ही है। फाइनेंस मेमो में ऐसा बोला गया। फाइनल रजिस्ट्रेशन का मुझे नहीं पता कि सीपीसी से आ रहा है कि कैसे आ रहा है, बट फाइनेंस मेमो में ये बात बोली गई। अभी प्रिंसिपल कमिश्नर के पास पावर था कि प्रिंसिपल कमिश्नर कोई भी अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं करता है तो रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकता है। लेकिन अब एक पावर और दिया है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन डाली है या कोई इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन डाली है, तो उस सिचुएशन में भी प्रिंसिपल कमिश्नर रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर, मतलब रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 115 टीडी। सेक्शन 115 टीडी है क्या, पहले ये देखते हैं। देखो एक ट्रस्ट है, सेक्शन 11, 12 या 1023 सी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर एग्जम्पशन ले रहा हूं और 4 साल 5 साल तक एग्जम्पशन ली। 5 साल बाद में मैं बोल रहा हूँ उसमें कॉर्पस इकट्ठा हो गया 1 करोड़ का, मैं बोल रहा हूँ ट्रस्ट को बंद कर देते। ट्रस्ट को बंद किया, जो भी पैसा आया उसको बेच करके जो भी ट्रस्टी थे उन्होंने बांट लिया, बात खत्म। उस केस के लिए सेक्शन 115 टीडी इंट्रोड्यूस किया था, टैक्स ऑन एक्रीडिटेड इनकम, कि अगर आप ट्रस्ट बंद कर रहे हो, जब भी ट्रस्ट बनेगा उसमें क्लोज आता है कि ये ट्रस्ट का कोई भी पैसा के मेंबर्स के बीच में नहीं बटेगा, और ट्रस्ट अगर डिसॉल्व होता है तो सिमिलर ऑब्जेक्ट वाले ट्रस्ट के पास ये पूरी की पूरी असेट ट्रांसफर होगी। इस सिचुएशन में 115 टीडी इंट्रोड्यूस किया कि अगर मेंबर्स के बीच में ट्रस्टी कोई पैसा बांटते या किसी डिसिमिलर ऑब्जेक्ट वाले ट्रस्ट को अगर वो असेट ट्रांसफर कर देते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, उस केस में मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगेगा। और कितना टैक्स लगेगा, जो भी उस ट्रस्ट का कॉर्पस है, कॉर्पस का मतलब जो भी असेट की फेयर मार्केट वैल्यू का वो, और उसमें से लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर देंगे, जो पैसा होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा 115 टीटी। अब एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था, ये सेक्शन पहले से आया हुआ था कि अभी रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजन आए या फिर 5 साल बाद में रजिस्ट्रेशन जब एक्सपायर हो जाएगा तो रिन्यू होगा, और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या 3 साल के अंदर अंदर करवाना होगा। अब एक कॉमन क्वेश्चन था कि सीए साहब मैं रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं करवाता हूं तो क्या होगा, या मैंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो ले लिया और एग्जम्पशन भी ले ली लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना भूल गया, या 5 साल खत्म हो गए और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं करवाया। उस केस में बजट 2023 में प्रपोजल है कि इन सिचुएशन में सेक्शन 115 टीडी एप्लीकेबल होगा। मींस आपका जो 115 टीडी में
जब ट्रस्ट डिसॉल्व होता तब कैसे टैक्सेबिलिटी आती है, सेम टाइप की टैक्सेबिलिटी। अब अगर आप स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में अगर फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो या रिन्यू नहीं करवाते हो, उस सिचुएशन के अंदर आए। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट कुछ एग्जम्पशन से रिलेटेड है। देखो सेक्शन 1046A इंट्रोड्यूस किया है, जो नॉन कॉर्पोरेट गवर्नमेंट की एंटिटीज है उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का केस लो था, जैसे जेडीए है। जेडीए के लिए क्या अपना हाउसिंग बोर्ड है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सॉरी क्लेम कर रहा था डिपार्टमेंट कि ये कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, इस वजह से इनको इनकम टैक्स एग्जम्पशन 1046 में नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया 1046A कि अगर कोई भी हाउसिंग प्लानिंग अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है तो वो काम कर रही है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, गवर्नमेंट के किसी एक्ट के थ्रू बनी है, तो वो एग्जम्पशन मिलेगी। एक सेक्शन 1022B मैंने अभी पहले भी बोला था कि जो न्यूज एजेंसीज है, नोटिफाइड न्यूज एजेंसीज है, उनकी एग्जम्पशन को विड्रॉ किया है। और देखो यहाँ जो वर्ड्स है फिनेंस मेमो के, फेजिंग आउट ऑफ एग्जम्पशन एंड डिडक्शन अंडर द एक्ट, मतलब गवर्नमेंट है वो सारी एग्जम्पशन और डिडक्शंस को खत्म करना चाहती है, उसके लिए इन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया है 1022B की एग्जम्पशन को विड्रॉ किया। नेक्स्ट है एलआईसी से रिलेटेड। देखो पिछले साल यूलिप से रिलेटेड है कि अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का यूलिप में प्रीमियम दे रहे हो तो उस सिचुएशन के अंदर जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड है वो पूरी टैक्सेबल होगी। और बजट आया था 1 फरवरी 2021 को, और गवर्नमेंट ने तुरंत बोल दिया था कि उसके बाद में इशूड पॉलिसी सारी की सारी कवर होगी, इसके अंदर नॉन एग्जम्पशन। इस बार सेम अदर पॉलिसीज के लिए आया है, लिमिट की है 5 लाख रुपए। अगर 5 लाख रुपए सिंगल पॉलिसी या एग्रीगेट पॉलिसी का प्रीमियम है, अगर उससे ज्यादा प्रीमियम आप पे करते हो तो उस सिचुएशन में मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल होगी। लेकिन इस बार 2 महीने का टाइम दे दिया, पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, मतलब 31 मार्च 23 तक जो भी पॉलिसी इशू हुई है उनके ऊपर ये न्यू प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, उनको एज इट इज एग्जम्पशन मिलती रहेगी। और टैक्सेबिलिटी कहां होगी इनकी, क्लॉज 13 इंसर्ट किया है सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के अंदर, वहां टैक्सेबिलिटी होगी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके लिए गवर्नमेंट रूल्स नोटिफाई करेगी। अभी एक सिंपल कैलकुलेशन है, जितनी मैच्योरिटी प्रोसीड आई है माइनस तो प्रीमियम पे किया है वो लेस कर दो, वो टैक्सेबिलिटी उसकी अराइज हो जाए। क्या 5 लाख रुपए से ज्यादा की पॉलिसी के एटीसी में डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल, एटीसी में डिडक्शन से रिलेटेड इन्होंने कुछ नहीं बोला कि एटीसी में डिडक्शन भले कितने की भी पॉलिसी हो, अगर 10% ऑफ सम अश्योर्ड तक है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन जब टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, जब मैच्योरिटी प्रोसीड पर, तो जितना डिडक्शन लिया है वो और वापस से अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। इसी में एक पॉइंट है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो एट द टाइम ऑफ डेथ अगर कोई भी डेथ प्रोसीड मिली है वो क्या टैक्सेबल होगी? बिल्कुल वो टैक्सेबल नहीं होगी। डेथ के केस में कोई भी पैसा मिल रहा है वो एज इट इज एग्जम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेड से रिलेटेड। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एग्जम्पशन से रिलेटेड कहीं कुछ नहीं बोला हुआ था रिटर्न ऑफ इनकम के लिए। सेक्शन 143 में बोला हुआ था कि जब असेसमेंट करते गए तो बोला हुआ था कि रिटर्न ऑफ इनकम तक अगर रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल की हुई है तो ही डिडक्शन मिलेगा। इन्होंने सेक्शन 10AA में भी ये प्रोविजन दे दिया कि अगर आप 139(1) की ड्यू डेट तक अगर रिटर्न फाइल करते हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। दूसरा, एक्सपोर्ट प्रोसीड के लिए कहीं नहीं बोला हुआ था, अब बोल दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर एक्सपोर्ट प्रोसीड इंडिया में आनी चाहिए तो ही आपको 10AA का एग्जम्पशन मिले। कुछ पॉइंट्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। अब हम पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं क्योंकि टाइम कम है। अब जो बच गए उन प्रोविजंस के लिए अपन नेक्स्ट सेशन ले लेंगे, उसके अंदर एक बार देख लेंगे। लेकिन जो मेन डेली रूटीन के पॉइंट्स है वो एक बार देख लेते हैं। देखो स्टार्टअप से रिलेटेड प्रोविजन है, सेक्शन 80 IAC है। अगर कोई भी मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से कोई भी स्टार्टअप है उसने सर्टिफिकेट ले रखा है और उसका टर्नओवर अगर 100 करोड़ रुपए से कम है
तो 10 सालों में से किन्हीं भी 3 सालों में वो डिडक्शन ले सकता है 100%। अब इसके लिए इनकॉर्पोरेशन की टाइम लिमिट थी 1 अप्रैल 2016 से बिफोर 1 अप्रैल 2024, लेकिन बजट ने इस बजट में प्रपोज किया है 1 अप्रैल 2024, मतलब 1 साल की टाइम लिमिट और बढ़ा दी। दूसरा सेक्शन 79, सेक्शन 79 था कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज का, और ये था कोई भी कंपनी जो पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या क्लोजली हेल्ड कंपनीज बोल सकते हो। अगर सपोज मेरी एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके अंदर मिस्टर ए बी सी तीन शेयर होल्डर है और सबके पास 33% की शेयर होल्डिंग है। 31 मार्च 2022 को जो ईयर खत्म हुआ है उसमें कंपनी को लॉस था सपोज 15 लाख रुपए का। अब इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर इनके पास एक वाइस पर्सन आया मिस्टर पी, और मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू बोल रहे हैं कि यार आप कंपनी में लॉस है, ये कंपनी हमारे को बेच दो। एबीसी बोल रहे हैं हमारा भी धंधा नहीं चल रहा, ले लो आप। मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू ने ये 15 मई 2022 को पूरी की पूरी कंपनी खरीदी और पी और क्यू ने इसके अंदर प्रॉफिट बुक किया सपोज 20 लाख का। कब? 31 मार्च 23 को जो ईयर खत्म हो रहा था उसके अंदर। अब इनकी इनकम वैसे तो कितनी हो गई, 15 लाख सेट ऑफ करने के बाद में कितनी हो गई, 5 लाख रुपए। जहां 20 लाख पर टैक्स देना पड़ता वहां 5 लाख पर ही टैक्स देना पड़ेगा। तो सेक्शन 79 है वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है वो जो जिस दिन उसका लॉस हुआ था जिस ईयर में, उसके लास्ट डे, और जिस भी ईयर में वो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रही है उसके लास्ट डे एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग सेम पर्सन के पास होनी चाहिए। यहां शेयर होल्डिंग मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू के पास आ गई, या तो पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग ही चेंज हो गई, तो इस सिचुएशन में ये लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि 31 मार्च 22 को जो शेयर होल्डिंग थी उसकी 51% शेयर होल्डिंग एटलीस्ट 31 मार्च 23 को भी होनी चाहिए थी। लेकिन सेक्शन 79 में जो एलिजिबल स्टार्टअप्स है मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से जिनके पास सर्टिफिकेट है, उन स्टार्टअप्स को इस प्रोविजन से बाहर किया था कि यहां हम शेयर होल्डिंग को नहीं देख रहे, हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को देख रहे हैं कि ये 3 शेयर होल्डर है, इनमें से अगर 51% शेयर होल्डर एज इट इज यहां रहते हैं 31 मार्च 23 को भी, तो उस सिचुएशन में इनको लॉस का कैरी फॉरवर्ड दे दिया जाएगा। मतलब यहां मिस्टर पी और मिस्टर क्यू के अलावा सपोज पहले वाली सिचुएशन में मिस्टर ए और मिस्टर बी आ गए और इन्होंने 1% शेयर ही रख लिया और बाकी 49 इनको दे दिए तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये स्टार्टअप होता, अगर इसके पास मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट होता तो यहां उसको डिडक्शन सेक्शन 79 का बेनिफिट मिल जाता, क्योंकि स्टार्टअप के केस में शेयर होल्डिंग को नहीं देख रहे, शेयर होल्डर्स को देख रहे, 51% शेयर होल्डर्स होने चाहिए। ये जो डिडक्शन, ये जो सेक्शन है इसका बेनिफिट 7 सालों में 7 सालों तक ही मिल रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि 80 आईएसी में हम 10 सालों तक दे रहे हैं, यहाँ 7 सालों तक, इसलिए इसको भी अमेंडमेंट करके 7 की जगह पर 10 साल प्रपोज करते। नेक्स्ट पॉइंट है अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड। ध्यान से देखना, अपडेटेड रिटर्न का रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। अपडेटेड रिटर्न जब फाइल कर रहे थे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही थी असेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स जो पे किया है उसके ऊपर, लेकिन प्रपोज क्या किया है कि अगर आपने सपोज रिटर्न फाइल की नहीं है तो असेस एडवांस टैक्स जो पे किया है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने प्रोविजन में क्या लिखा है कि असेस टैक्स में से माइनस कब करेंगे टैक्स, एडवांस टैक्स क्लेम्ड इन अर्लियर रिटर्न, जो पहले वाली रिटर्न में अगर आपने क्लेम किया है तो ही असेस टैक्स में से ही माइनस करेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के पर्पज से, अदरवाइज ये माइनस नहीं करेंगे।
और ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल। एक पॉइंट था काफी वेलकम, अच्छा पॉइंट है, देखो टीडीएस के, अगर सपोज आपका टीडीएस इनकम बुक कर लिया आपने किसी भी साल में और सामने वाले ने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया उसका, और वो बोल रहा है जब हम पे करेंगे तब इसका टीडीएस देंगे, लेकिन इनकम एक्चुअल बेसिस पर आपने पहले टैक्सेबल कर, अब जब पे करेंगे उस टाइम पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे और हम क्रेडिट करेंगे। अब आजकल एआईएस टीआईएस आ गया, उसमें शो हो जाता है, और वैसे भी 26 एएस के अंदर आपकी इनकम शो होगी जब टीडीएस डिडक्ट होगा उस साल के अंदर। उस साल में जब इनकम शो होगी तो आप आईटीआर में उसको लोगे या उसको डिसअलाउ करोगे। अगर डिसअलाउ करते हो तो टीडीएस भी पूरा का पूरा खत्म। अब टीडीएस आपका जो भी था वो पूरा का पूरा डूब गया। इस सिचुएशन में सेक्शन 155 में सबसेक्शन 20 इंट्रोड्यूस किया है कि अगर कोई भी रिटर्न में आपने इनकम इंक्लूड कर ली लेकिन टैक्स डिडक्ट नहीं किया, वो सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में कर रहे हैं, तो जब भी टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं उसके 2 साल के अंदर अंदर असीसी है वो अप्लाई करेगा असीसिंग ऑफिसर के पास कि मेरा टैक्स ये डिडक्ट हुआ है अब, और मैंने ये इनकम पिछले सालों में ही डिस्क्लोज कर दी है, उसका प्रूफ सबमिट करेगा। असीसिंग ऑफिसर है जो असेसमेंट ऑर्डर है उसको अमेंड करेगा और उस टीडीएस का रिफंड उसको दे दे। अब सेक्शन 154 का उसमें क्या बोला हुआ है कि जो असेसमेंट ऑर्डर है वो 4 सालों तक ही रेक्टिफाई हो सकता है, अदर उसके बाद हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने 154 के लिए भी प्रोविजन इंसर्ट किया है कि जो 154 के 4 साल है वो तब से स्टार्ट होंगे जिस साल के अंदर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ। रिफंड कब से मिलेगा? रिफंड तब से मिलेगा जब आपने अप्लाई किया, जब टीडीएस गवर्नमेंट के पास आ गया था तब से नहीं मिलेगा, जब आपने अप्लाई किया है तब से इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो। नेक्स्ट इन्होंने सेक्शन 148 में अमेंडमेंट किया है। अभी सेक्शन 148 में जब नोटिस आता था रिटर्न फाइल करने के लिए उसमें टाइम पीरियड एओ बोलता था या नोटिस में लिखा हुआ होता था, अब उसने 3 महीने का टाइम पीरियड कर दिया। नेक्स्ट कुछ पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड अमेंडमेंट है। देखो एक 271 एफ है कि अगर कोई भी पर्सन कोई इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहा है, कोई फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है जैसे बैंक्स वगैरह का, अगर कोई इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं और अगर वो इंफॉर्मेशन गलत सबमिट करते हैं 50,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर। अब इन्होंने एक पेनल्टी और लगाई है 5,000 रुपए की, लगाई है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर की, लेकिन इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर आपने को जो अकाउंट होल्डर है वो इंफॉर्मेशन की गलत दे रहा है, अकाउंट होल्डर अगर आपको इंफॉर्मेशन की गलत दे रहा है तो उस सिचुएशन में आप 5,000 रुपए की पेनल्टी हमारे को जमा कराओ और ये पेनल्टी अकाउंट होल्डर से रिकवर कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडेटर से रिलेटेड है। देखो लिक्विडेटर से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स थे और उसमें लिखा हुआ था कि लिक्विडेटर को पैसा क्या है वो इनकम टैक्स के टैक्स से रिलेटेड अलग रखना पड़ेगा, जो भी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है उससे रिलेटेड पैसा अलग रखना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें प्रोसिक्यूशन तक के प्रोविजन थे और पेनल्टी थी। लेकिन चूंकि न्यू आईबीसी एक्ट आया था और लिक्विडेटर उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट हो रहा है तो इसलिए इन्होंने 276 ए के अंदर लिक्विडेटर से रिलेटेड सारे प्रोविजन रिमूव कर दिए। नेक्स्ट 2 सेक्शन है, सेक्शन 241 एंड 245। 241 ए के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर सपोज कोई भी पर्सन है उसका रिफंड बन रहा है और डिपार्टमेंट को लगता है इसको 143(2) के अंदर या 143(3) के अंदर स्क्रूटनी होगी इसकी और स्क्रूटनी के अंदर इसकी डिमांड आ सकती है, तो इस सिचुएशन में डिपार्टमेंट उस रिफंड को विथहोल्ड कर सकता है। 245 है उसमें दिया हुआ है कि अगर आपका रिफंड बन रहा है और आपकी पहले की कोई डिमांड चल रही है तो उस डिमांड से उस रिफंड को एडजस्ट कर सकता है और इसके लिए असीसी को इंटीमेट करेगा कि हम ये एडजस्ट कर रहे हैं और एडजस्ट करके अगर कुछ बच रहा है तो बाकी का पैसा दे दे। इस सिचुएशन में इन्होंने इन दोनों सेक्शंस को मर्ज करके एक सेक्शन बना दिया
और सेक्शन 245 के अंदर की सारे के सारे प्रोविजन दे दिए, 241A को हटा ही दिया, क्योंकि दोनों सेक्शंस के अंदर सेम टाइप की बात लिखी हुई थी। अब कुछ नॉर्मल चेंजेस है, सेक्शन 88 है और काफी टाइम से इफेक्टिव नहीं है, वो अबोलिश कर दिया, तो इस वजह से काफी सारे चेंजेस अपने को दिखे। किसी की क्वेरी है तो टाइम शायद बहुत कम है, इस वजह से क्वेरी तो अपन ले नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच पेशेंटली सुनने के लिए, और इतनी देर अगर किसी की क्वेरी बन है तो आप वो या चैट के अंदर व्हाट्सएप कर, चैट के अंदर लिख सकते हैं, या फिर वैसे भी रवि जी, रवि जी, नितेश जी, थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। आई थिंक माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया और क्लोज बाय क्लोज पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। डेफिनेटली जो आपने सेशन लिया, जो डेलिब्रेशन दिया, वो हम सबको एनरिच करेगा जो इनकम टैक्स के प्रोविजन से जीएसटी के उसमें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नेक्स्ट सेशन के स्पीकर अनिल अग्रवाल जी से कि वो जीएसटी से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं उनको हमें बारीकी से समझाएं, और जो भी क्वेरीज मेंबर्स की हैं वो साथ में अगर रिजोल्व कर सकें या फिर जैसा उनको कंफर्टेबल रात में रिजोल्व कर सकें तो वो करने की कोशिश करें। अनिल अग्रवाल जी प्लीज आप शुरू कीजिए। Thank you, Ravi ji, and thank you JTPC, all the committee members for allowing the opportunity to speak in front of you all. Okay, so everyone, good evening. वैसे तो जीएसटी में बहुत ही कम चेंजेस आते हैं बजट के अंदर। उसका रीजन ये रहता है कि अपना जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो होती है उसके अंदर जो चेंजेस रिकमेंड होते रहते हैं, जो नोटिफाई हो जाते हैं वो सारे पहले ही क्लियर हो जाते हैं। जो नोटिफाई होने से रह जाते हैं, जिनके लिए नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, वो बजट में आपके अमेंडमेंट के रूप में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी अमेंडमेंट्स हमारे आए हैं जीएसटी के रिगार्डिंग बजट के अंदर, मेनली जो आए हैं अमेंडमेंट दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जो 48 काउंसिल मीटिंग हुई थी दिसंबर में, उसमें से। उसके अलावा भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो आए हैं फाइनेंस बिल के अंदर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। सभी को दिख रही है स्क्रीन? विजिबल है? हाँ, स्क्रीन विजिबल है अनिल जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला जो चेंजेस आए हैं इसमें, बजट में जो भी चेंजेस आए हैं वो लगते देखने में बहुत छोटे छोटे हैं, बट उनके इम्प्लीकेशंस हो सकता है बहुत ही वाइड हों, और कुछ लिटिगेशंस को रिड्यूस करने वाले होंगे और कुछ हो सकता है लिटिगेशंस बढ़ाने वाले भी हों। तो फर्स्ट चेंज अपन चलते हैं सेक्शन 10 में जो आया है। सेक्शन 10 मेनली डील करता है आपका कंपोजिशन लेवी से, कि कौन लोग कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं और क्या कंडीशंस हैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने की। तो उसमें सर दो सेक्शन थे अपने, सेक्शन 10 के दो सबसेक्शन थे, 2A, जिसमें कंडीशंस दी हुई थी कि कौन लोग कंपोजिशन लेवी ऑप्ट नहीं कर सकते। 2 के अंदर दी हुई थी गुड्स के केस में, जो लोग गुड्स में डील कर रहे हैं मेनली एंड कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करते हैं, और 2A के अंदर सर्विसेज के अंदर डील कर रहे हैं और कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करते हैं। तो दोनों के केस में कंडीशंस दी हुई थी आपकी कि कौन लोग कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था कि कौन लोग नहीं कर सकते, जो गुड्स और सर्विस में डील कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, बट अभी उसमें से गुड्स को उन्होंने ओमिट कर दिया है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ सर? इसका इम्प्लीकेशन ये रहा कि
अब आप अगर गुड्स में डील कर रहे हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो आप कंपोजिशन लेवी में ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो इसका इम्प्लीकेशन आप समझे, तो इसका इम्प्लीकेशन सर बहुत वाइड हो सकता है। अभी आप मान लीजिए जो अपने ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जो गुड सप्लाई करते हैं विद इन स्टेट, लाइक आपके ग्रोफर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के जो गुड सप्लाई करते हैं, उसके लिए अगर आज मैं चाहता मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर होता, मैं कंपोजिशन के अंदर रजिस्टर्ड था, तो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई नहीं कर सकता था। बट अब ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स या अदर एसएससीज जो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हैं और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई करना चाहते हैं, वो कंपोजिशन लेवी के होते हुए भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। तो ये था सर सेक्शन 10 का चेंज। अब आते हैं अपन सेक्शन 16 में जो चेंज आए हैं उस पे। मैं चाहूंगा कोई भी अगर क्वेरी हो तो अपन साइमल्टेनियसली बता सके आप, तो ज्यादा बेटर होगा, सो दैट हम उसको हैंड टू हैंड डिस्कस कर सकें और सेशन भी अपना इंटरेक्टिव हो, तो इंटरेस्ट बना रहेगा सभी का। तो सर मूव करते हैं सेकंड अमेंडमेंट पे, जो कि है सेक्शन 16 के अंदर। सर सेक्शन 16 मेनली बताता है आईटीसी कब मिलेगा आपको और कब नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 16 का सेकंड प्रोविजो था सर, सेक्शन 16(2) का सेकंड प्रोविजो, जो डील करता था कि आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा इन केस आपने पेमेंट नहीं किया 180 डेज के अंदर सप्लायर का। तो आपने 180 डेज के अंदर सप्लायर का पेमेंट नहीं किया तो आपको आईटीसी रिवर्स करना है। ये हम सबको सर पता था, बट जो लॉ की लैंग्वेज थी वो इस तरीके से थी कि उसके अंदर लिखा था यू हैव टू रिवर्स लाइक एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट देयर ऑन, जिसको इन्होंने चेंज करके अब कर दिया है शैल बी पेड बाय हिम अलोंग विद इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50। क्यों अब ये सर ये चेंज क्यों आया है, इसको अपन समझते हैं। फिलहाल ही में रूल 37 में चेंज आया था। रूल 37 पूरा सब्स्टिट्यूट हुआ था। पहले क्या होता था, जो प्रीवियस लॉ था वो चल रहा था आपका जीएसटीआर 123 के हिसाब से, जो कि कभी फंक्शनैलिटी आई नहीं जीएसटीआर 2 की, कि जीएसटीआर 2 के अंदर आप कुछ चेंज कर पाए, कुछ शो कर पाए। तो जो पहले रूल 37 था वो बात करता था कि अगर आपने 180 डेज के अंदर सप्लायर का पेमेंट नहीं किया तो आपको जीएसटीआर 2 के अंदर शो करना है और वहां से आपको रिवर्सल दिखाना है। बट वो कभी हुआ ही नहीं, जीएसटीआर 2 कभी एप्लीकेबल था ही नहीं। तो रूल 37 सब्स्टिट्यूट हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 22। इसमें कहा गया कि यू कैन पे और रिवर्स योर आईटीसी इन केस यू हैव नॉट पेड टू द सप्लायर विद इन 180 डेज। ठीक है सर। तो अभी क्या हो रहा था, जब रूल में चेंज हो गया, बट रूल में चेंज होने के बाद आपका प्रोविजन मानी एक्ट अलाइन नहीं था रूल से, तो उसको अलाइन करने के लिए इन्होंने सेक्शन 16 के अंदर चेंज लेके आए हैं। ठीक है सर। इसमें पहले ऐसा होता था आपका बिफोर अमेंडमेंट की डिपार्टमेंट फोकस करता था कि आपसे वो अमाउंट ले कैश के अंदर ही, बट अभी रूल 37 के अंदर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर ही उन्होंने चेंज किया है कि वो रिवर्सल को भी इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब आप आईटीसी आपके पास पड़ा है क्रेडिट लेजर के अंदर और आप आईटीसी रिवर्स करते हैं, दैट इज अ वैलिड पेमेंट, जस्टिफाइड पेमेंट है। आप डिपार्टमेंट इस चीज पे पुश नहीं कर सकता कि यू हैव टू पे बाय कैश। कोई डाउट है सर इसके अंदर? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। शायद आगे पॉइंट ये वाला प्रोविजन आपने बिल्कुल क्लियर बता दिया। ठीक है। अगर किसी कोई मेंबर का हो क्वेरी तो प्लीज वो अपना अनम्यूट करके और पूछ सकते हैं। यस प्लीज। नेक्स्ट सर एक कॉस्मेटिक सा चेंज है। इन्होंने थर्ड प्रोविजो था, थर्ड प्रोविजो बोलता था कि अगर आपने उसको सप्लायर को बाद में पेमेंट कर दिया है, आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो आपका हमने रिवर्स करवा दिया आईटीसी। आपने पेमेंट बाद में कर दिया है 180 डेज के, जब भी पेमेंट करो तब आप उस आईटीसी को रिक्लेम कर लो। तो पहले सर यहाँ पे ये वर्ड नहीं लिखे हुए थे थर्ड प्रोविजो के अंदर, पेमेंट मेड बाय रिसिपिएंट टू दी सप्लायर। टू दी सप्लायर वर्ड्स नहीं थे, अब ये वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, जिसका अगर अपन देखें लॉ तो ये लिटरल तो चेंज हो रहा है, बट
इसका कोई इम्पैक्ट एज सच नहीं होगा। पहले भी आप पेमेंट चाहे सप्लायर को करते हो, चाहे सप्लायर के बिहाफ पे किसी और को करते हो, उसको डीम्ड सप्लायर को ही पेमेंट माना जाता और उसका आईटीसी आपको क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है सर। सर नेक्स्ट अमेंडमेंट है अपना सेक्शन 17(3) के अंदर। सर 17(3) में अमेंडमेंट क्यों आया है? 17 सेक्शन किस चीज से डील करता है? सर सेक्शन 17 के दो पार्ट है, एक तो अपोर्शनमेंट और एक ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। 17(1) डील करता है अपोर्शनमेंट, जब आप डील कर रहे हैं बिजनेस, मतलब कुछ आपने आईटीसी लिया है बिजनेस पर्पज से भी, और कुछ आप उस जो सप्लाईज हैं उनको नॉन बिजनेस पर्पज के लिए भी काम में ले रहे हैं, तब उसके अंदर रूल 42-43 से वो बताता है कि आपको रिवर्सल करना है कॉमन क्रेडिट का। सेम वे में 17(2) के अंदर बताता है अगर आप एग्जाम सप्लाई के अंदर भी डील कर रहे हैं और टैक्सेबल सप्लाई के अंदर भी डील कर रहे हैं तो आपको आईटीसी रिवर्स करना है। ठीक है सर। तो उसमें जो रिवर्सल की बात है, तो जो कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल होता है वो होता है सर आपका जितनी आपने एग्जाम सप्लाई करी है उसके प्रोपोर्शनेटली। अब यहाँ पे जो चेंज आया है वो वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, वो जब आप कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल करेंगे तो उसके लिए आप वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई कितनी लेंगे उस चीज का यहाँ पे अमेंडमेंट आया है। तो ये अमेंडमेंट भी आपका इन लाइन विद जो रिसेंट अमेंडमेंट आया था शेड्यूल 3 के अंदर। एक क्लॉज ऐड हुए थे, 2 क्लॉज ऐड हुए थे, उसमें से एक क्लॉज था, एक पैराग्राफ था 8, उसके अंदर था कोई भी अगर गुड्स बॉन्डेड वेयरहाउस से ही आपके सेल हो गए हैं बिफोर ह्यूमन कंजम्पशन, आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद बॉन्डेड वेयरहाउस से ही आपने उसको सेल कर दिया बिफोर ह्यूमन कंजम्पशन, तो उसको जीएसटी की लेवी से बाहर रखा गया था, जो शेड्यूल 3 में बताया गया है कि इन चीजों को हम सप्लाई नहीं मानेंगे, तो उसको सप्लाई से उन्होंने बाहर रखा था। तो उन्होंने अब उस चीज को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई के अंदर, ताकि उससे रिलेटेड भी कोई भी कॉमन क्रेडिट्स हो तो आप उनका रिवर्सल हो पाए। तो ये भी सर एक क्लैरिफिकेटरी चेंज है। पहले उन्होंने शेड्यूल 3 के अंदर चेंज किया, शेड्यूल 3 के अंदर ये पैराग्राफ 8 को लेके आए थे 2019 में। इस बजट के अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि वो 2019 की जगह हम उसको विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17 ही मानेंगे। अभी यहाँ पे 17(3) में वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई होगी अपोर्शनमेंट के लिए, क्रेडिट रिवर्सल के लिए, उसके अंदर हम इसको भी इंक्लूड करेंगे जो सर्विसेज, जो भी सप्लाई आपकी बॉन्डेड वेयरहाउस से डायरेक्ट हो गई बिफोर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके सर। सर ये नेक्स्ट चेंज आया, ये थोड़ा अच्छा चेंज है। 17(5) जो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स थे, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स आपके थे, उसमें एक इन्होंने न्यू क्लॉज इंसर्ट किया है कि जो भी आपको सीएसआर एक्टिविटी की ऑब्लिगेशंस थी, कुछ कंपनीज को सीएसआर एक्टिविटी की ऑब्लिगेशंस होती हैं जिनके नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट और टर्नओवर कुछ थ्रेशोल्ड से अबव होते हैं, तो उनको 2% ऑफ नेट प्रॉफिट अपना सीएसआर एक्टिविटी करना पड़ता है। तो इस पे बहुत ही सारा सर लिटिगेशन चल रहा था, कुछ एडवांस रूलिंग्स फेवर ऑफ एसएससी में थी, कुछ एडवांस रूलिंग्स फेवर ऑफ रेवेन्यू में थी, कि उसका आईटीसी जो भी आपने एक्टिविटीज या सब गुड्स और सर्विसेज ली सीएसआर ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए, क्या आपको उसका आईटीसी मिलेगा? सर ये मतलब लिटिगेशन क्यों था? लिटिगेशन होने के रीजन थे सर क्योंकि इनकम टैक्स में एक तो आपका ये खर्चा ही डिसअलाउड था, एक ही आपके बिजनेस पर्पस के लिए नहीं हो रहा था, बट एसएससी का ग्राउंड था कि ये हम कर तो रहे हैं, क्यों? क्योंकि कंपलसरी है हमारे लिए। और कंपलसरी क्यों है? क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। तो सर उन्होंने यहाँ पे इसको क्लॉज को इंसर्ट करके सारे लिटिगेशन को ही खत्म कर दिया है कि अब हम इसका आईटीसी आपको नहीं देंगे। बट सर इस एक बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे अभी तक बजट के अंदर ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट आया है, अभी इसकी कोई डेट ऑफ नोटिफिकेशन नहीं आई है कि कब से ये नोटिफाई होगा ये वाला अमेंडमेंट। और मेनली इस तरह के अमेंडमेंट जहाँ पे भी लाइबिलिटी जनरेट होती है, लाइबिलिटी होती है पेमेंट की, या फिर आप अगेंस्ट द एसएससी होते हैं, तो वो प्रोस्पेक्टिव ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बोलेंगे कि 17-18 में आपने आईटीसी ले लिया था, अब आप उसको, हम इसको रिट्रोस्पेक्टिव दे रहे हैं अमेंडमेंट को और आप उसका भी आईटीसी रिवर्स करिए और इंटरेस्ट भी दीजिए। तो मेरे ओपिनियन में ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आना चाहिए। अब
असेसी या हम इसका बेनिफिट किस तरीके से ले सकते हैं, अगर ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आएगा तो आज तक जो भी हमारा आईटीसी हमने लिया है सीएसआर का, कहीं लिटिगेशन में चल रहा है तो वहां पे हम इस पॉइंट को ले सकते हैं। अगर कोई भी कंजर्वेटिव अप्रोच से चल रहा था कि सीएसआर एक्टिविटी का वो आईटीसी नहीं ले रहा था, तो वो भी इसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अमेंडमेंट मोस्ट प्रोबेबली प्रोस्पेक्टिव आएगा। तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 आप इसको ले लीजिए। अगर ये नोटिफाई होता है सेक्शन आफ्टर अप्रैल में, तो आप 23-24 फाइनेंशियल ईयर का भी सीएसआर कर लीजिए अप्रैल में और उसका आईटीसी भी ले लीजिए। तो सर ये एक क्लॉज है जो फ्यूचर लिटिगेशन को तो खत्म करेगा और प्रीवियस लिटिगेशंस में हेल्प करेगा। एंड ये मेनली सीएसआर के लिए है कि सीएसआर ऑब्लिगेशन जहां पे भी जिन कंपनीज को एप्लीकेबल होती है। ठीक है सर, कोई डाउट है इसमें 17(5)(f)(a) में? आई होप किसी को डाउट नहीं है, तो मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। सर अब सेक्शन आया अपना 23 सेक्शन। सर क्या बताता है सेक्शन 23? आपको बताता है कि आपको कब रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टोटली 3 सेक्शन थे, 22, 23, 24। 22 बोलता है कि आपको इन केसेस में रजिस्ट्रेशन लेना है। 24 बोलता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है इन केसेस में। 23 बोलता है आपको इन केसेस में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। ये रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, बट ये वाला जो सेक्शन में अमेंडमेंट आया है ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17 आया है। यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ओवरराइडिंग इफेक्ट दे रहे हैं आपको सेक्शन 22 से एंड 24 से। जनरली लिटरली हम लोग इसको रीड तो इसी तरीके से कर रहे थे कि कोई भी चीज अगर 22 और 24 में लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए और 23 में उसको बाहर निकाला गया रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट से, एग्जेम्पशन दी गई है, तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे थे। बट उसको क्लैरिफाई किया गया है कि 1 जुलाई 17 से यही पोजीशन रहेगी कि कोई भी चीज अगर हमने एग्जेम्प्ट करी है रजिस्ट्रेशन से, कोई भी स्पेसिफिक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिनको हमने एग्जेम्प्ट किया है रजिस्ट्रेशन से, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, चाहे वो 22 और 24 में रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं, तो इसके एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई करते हैं, ओनली एंड ओनली एग्जेम्प्ट गुड्स की, तो आप 23 में बाहर हैं। 23 में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और 24 बोलता है कि इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। तो अब इस ओवरराइडिंग इफेक्ट की वजह से अगर आप का टर्नओवर 1.5 CRP है और आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं और इंटर स्टेट भी कर रहे हैं, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप सबको क्लियर होगा। सर एक और चेंज आया है जो कि रिटर्न्स की टाइम लिमिट के लिए आया है। अभी तक कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं था कि मैक्सिमम मैं कब तक GSTR 3B19 या TCS की रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। बट इस अमेंडमेंट बजट के अंदर इन्होंने ये प्रपोज किया है कि जो भी ड्यू डेट्स होंगी GSTR 1 की, 3B की, फॉर एनी टैक्स पीरियड, मान लीजिए अपनी जनवरी की GSTR 1 की ड्यू डेट है 11th Feb, 11th Feb से 3 इयर्स आप ऐड कर लीजिए। मैक्सिमम आप तब तक 11th Feb 26 तक आप GSTR 1 ऑफ जनवरी फाइल कर सकते हैं। उसके बाद ये हो सकता है सिस्टम या पोर्टल आपको अलाउ ही नहीं करेगा GSTR 1 फाइल करने के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 23। इसी तरीके से 3B, 9 और TCS की रिटर्न्स के लिए कहा गया है। बट गवर्नमेंट चाहे तो, ये सेक्शन के अंदर ये भी लिखा हुआ है, गवर्नमेंट चाहे तो काउंसिल की रिकमेंडेशन पे एक्सटेंड कर सकती है कुछ क्लास ऑफ पर्संस के लिए विद सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। आई होप ये भी क्लियर होगा। ये भी बहुत छोटा चेंज था। फिर ये 2 छोटे चेंज और आए हैं सर। एक रिफंड के प्रोविजन में आया है, दोनों ही रिफंड के प्रोविजंस में ही हैं। एक ये कहता है सेक्शन 54, सर सेक्शन 54 डील करता था रिफंड ऑफ टैक्स से। रिफंड ऑफ टैक्स में पहले क्या होता था, वहां पे अपने को सेक्शन 41 के अंदर लिखा हुआ था कि आपको जो भी आप रिटर्न फाइल करेंगे उससे आपको प्रोविजनल बेसिस पे आईटीसी मिल जाएगा। आप जो भी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको प्रोविजनल बेसिस पे आईटीसी मिल जाएगा। बट अब प्रोविजनल बेसिस वाला आईटीसी वाला मैटर तो है ही नहीं। हम जो फाइल करते हैं 3B के अंदर
दैट इज अवर फाइनल असेस्ड ITC, एक्सेप्टेड है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड नहीं है, दैट इज असेस्ड ITC। तो उन्होंने उसी के लाइन में सेक्शन 54(6) में जो लाइन लिखी हुई थी कि आपको रिफंड मिलेगा एक्सक्लूडिंग प्रोविजनली एक्सेप्टेड ITC, उस चीज को इन्होंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। सेक्शन 15(4)(6) में लिखते थे कि ऑफिसर हैज टू गिव रिफंड ऑफ ITC, रिफंड एक्सक्लूडिंग ITC अवेल प्रोविजनली। तो जब प्रोविजनली वाला सेक्शन ही हट गया, आपका 41(1) के अंदर प्रोविजनल जैसी कोई चीज ही नहीं है ITC की, तो अभी यहाँ पे उन्होंने 54(6) से भी उसको ओमिट कर दिया, उन वर्ड्स को ओमिट कर दिया। ऐसे ही सर सेक्शन 56 बात करता था इंटरेस्ट अगर आपको रिफंड जो है वो डिले लेट से मिल रहा है, तो सेक्शन 56 बताता कि आपको रिफंड अगर लेट मिल रहा है तो आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। उसका कॉम्प्यूटेशन 60 डेज ऑफ एप्लीकेशन जब भी आपने लगाई है उसके 60 डेज के बाद से होगा। उसी चीज को इन्होंने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है। उसमें उन्होंने सेक्शन 56 के अंदर एक चीज ऐड करी है कि प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो रूल्स जिसके तहत सेक्शन मैनर ऑफ कंप्यूटेशन होगा कि कितने पीरियड का डिले है और इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट होगा। बेसिकली सेक्शन 56 के अंदर जो अमेंडमेंट आया है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब रूल्स जिससे पीरियड और कंप्यूटेशन होगा इंटरेस्ट का और डिले का। ठीक है सर, ये भी कॉस्मेटिक सा चेंज है। ये एक ओवरऑल न्यू सेक्शन है, न्यू सबसेक्शन है, इंसर्ट किया गया है 122 के अंदर, पेनल्टी ऑन ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई-कॉमर्स ऑपरेटर में पहले तो उन्होंने अलाउ कर दिया सेक्शन 10 के अंदर कि आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर गुड्स में डील कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रोविजन एक और कंपोजिशन के अंदर क्या है कि आप अगर कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है तो आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब उन्होंने पेनल्टी लगा दी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पे कि अगर कोई रजिस्टर्ड है आपके पास और वो सप्लाई कर रहा है जो कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता और वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है तो भी पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। तो अल्टीमेटली ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उनको रोबस्ट सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो ये देख सकें कि कौन से कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हैं तो उनका इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते और कौन से लोग अनरजिस्टर्ड हैं और वो लोग सप्लाई कर रहे हैं। और ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ अधिकतर ये भी होता था कि वो जो भी डिटेल्स फर्निश करते थे 8 के अंदर, कई बार वो रॉन्ग डिटेल्स आ जाती थी। तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया है, पेनल्टी इम्पोज करी है ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर। पेनल्टी का अमाउंट है हायर ऑफ 10,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, जो भी टैक्स होगा या 10,000 विच एवर इज हायर उसका पेनल्टी लगेगी इन केसेस में। कब? अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करने के लिए सप्लाई करने देता है अदर देन एग्जेम्प्टेड वन, जिनको रजिस्ट्रेशन से छूट मिली हुई है। फॉर एग्जांपल अपने को पता है सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई कर सकते हो। तो उस ऐसे कुछ केसेस के अलावा अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी। अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई कर सकते हो ओनली विद इन स्टेट, लाइक कंपोजिशन डीलर्स, कंपोजिशन डीलर विद इन स्टेट ही सप्लाई कर सकता है। अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर उसको इंटर स्टेट सप्लाई करने दे रहा है तो भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर पेनल्टी लगेगी। ऐसे ही अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर कोई इनकरेक्ट डिटेल्स दे देता है GSTR रेट के अंदर तो भी उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। सर इसका मतलब हुआ क्या कि जो ई-कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इनके थ्रू अगर अपन गुड सेल करते हैं और पॉलिसी किस लगेगी, वो अमेजन पे लगेगी या फिर जो सेल कर रहा है अमेजोन पे लगेगी? उस पे तो लगेगी ही कि वो कर नहीं सकता था इंटर स्टेट, तो उसको ऑटोमेटिकली रजिस्टर आपको रेगुलर स्कीम में होना चाहिए था। वो सारे प्रोविजंस तो जो भी सप्लायर होगा उस पे तो डेफिनेटली लगेंगे ही, बट ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे ये पेनल्टी इंपोज करी है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई कंपोजिशन डीलर है जो विद इन स्टेट ही सप्लाई कर सकता है गुड्स की, तो आपको आपके थ्रू वो इंटरस्टेट सप्लाई ना करे। मतलब आपको सिस्टम ही ऐसा बनाना है कि जो कंपोजिशन डीलर का आपने रजिस्ट्रेशन लिया है वो विद इन स्टेट ही सप्लाई करे।
अच्छा, मतलब ई कॉमर्स यहाँ पे वो हैं जो फैसिलिटेशन दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर। हाँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इनकी बात कर, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अब सर ये एक अच्छा चेंज आया है, सेक्शन 132 और 138 दो चेंजेस आए हैं। सेक्शन 132 सर बताता था आपको कि कुछ ऑफेंसेस हैं जो जिन पे पेनल्टीज उन्होंने डिफाइन करी थी। तो यहाँ पे सेक्शन 132 के अंदर वो कुछ ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, उनको वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं मान रहे हैं, उसके लिए उन्होंने इम्प्रिजनमेंट को बाहर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कोई ऑफिसर आता है सर्च सीजर के लिए या किसी चीज के लिए भी, और उनको आप ऑब्स्ट्रक्ट या प्रिवेंट करते हो, तो उसको उन्होंने क्रिमिनल प्रोविजन से दूर रखा है। इसी तरीके से कोई टेम्पर करते हो आप कोई मटेरियल एविडेंस, उसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया है सेक्शन 132 में से। और आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है एक्ट के थ्रू, वो आपने देने से रह गई या आप नहीं दे पाए, तो उन केसेस को इन्होंने सेक्शन 132 से डिलीट कर दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने लिमिट्स बढ़ाई है कि किस केसेस में इम्प्रिजनमेंट होगा। जैसे उस सर सेक्शन 132 के अंदर कुछ क्लॉजेस थे, लाइक आपने इनवॉइस इशू कर दिया बट आपने सप्लाई एक्चुअल में नहीं करी, या आपने सप्लाई कर दी बट इनवॉइस इशू नहीं किया। तो उन केसेस में से या आपने टैक्स का इवेजन किया है, या आपने रॉन्गली आईटीसी ले लिया, या आपने कोई स्टेटमेंट गलत फर्निश करे हैं, तो उन केसेस में आपकी लिमिट्स थी कि कब आपका इम्प्रिजनमेंट कितने सालों के लिए होगा। तो अगर आप 1 करोड़ से ऊपर कर रहे थे तब भी इम्प्रिजनमेंट के केसेस उसमें थे, आपको इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता था, मतलब आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जा सकता था। बट उन सारे केसेस को इन्होंने लिमिट 1 करोड़ की जगह उसको 2 करोड़ कर दी है कि अगर आप बाई चांस कोई इनवॉइस आप इशू नहीं कर पाते हैं सप्लाई करने के बाद, या टैक्स का इवेजन रहता है, अदर देन केसेस जहाँ पे फेक इनवॉइसिंग हो रही है, फेक इनवॉइसिंग के केसेस में तो उन्होंने लिमिट को 100 लाख ही रखा है, यानी कि 1 करोड़ रुपए ही रखा है। और बाकी जो भी ऑफेंस है उस केसेस में उन्होंने जो अपनी लिमिट है उसको 2 करोड़ कर दिया है कि 2 करोड़ तक प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा अदर देन फेक इनवॉइसिंग ऑफेंसेस। कोई डाउट है सर यहाँ पे? आई होप क्लियर होगा ये भी सभी को। इसी तरीके से सेक्शन 138 था जो कंपाउंडिंग की बात करता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की बात करता है कि आप कुछ पेमेंट करके इम्प्रिजनमेंट से बच सकते हैं या केस को क्लियर कर सकते हैं। तो उन केसेस सारे ही ऑफेंस वहां पे कंपाउंड किए जा सकते थे। अभी उन्होंने 132(1)(b जो की बात करता है फेक इनवॉइसिंग की, जहां पे आपने सप्लाई तो नहीं की है बट आपने इनवॉइस इशू कर दी है, उन केसेस को उन्होंने कंपाउंडिंग से बाहर कर दिया है, बोल दिया है कि वहां पे हम कंपाउंडिंग अलाउ नहीं करेंगे। और साथ ही इन्होंने कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए जो भी अमाउंट देना पड़ता था हमें, उसको लिबरलाइज किया है थोड़ा। पहले ये लिमिट थी 50% से 150%, मतलब जो भी टैक्स इन्वॉल्व है उसका 50% से 150% तक का आपसे वो अमाउंट चार्ज करते थे कंपाउंडिंग के लिए। अभी उसकी लिमिट को उन्होंने लोअर साइड पे 25% और हायर साइड पे 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व कर दिया। वो भी क्लियर होगा। सेक्शन 132 एंड 138 बहुत वेलकम चेंजेस हैं। एक और चेंज आया है सर कि कॉमन पोर्टल जो हमारा जीएसटीएन पोर्टल है वो कुछ डेटा शेयर कर सकता है कुछ थर्ड पार्टीज के साथ ओनली ऑन द अप्रूवल ऑफ सप्लायर और द रिसिपिएंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैं सप्लायर हूँ और मैं अपने GSTR 1 के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, GSTR 3B के अंदर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ई वे बिल बनाता हूँ, ई इनवॉइस बनाता हूँ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी शेयर की जा सकती है किसी दूसरे के वो ओनली ऑन दी अप्रूवल ऑफ सप्लायर। अगर मैं उसको अप्रूव करूंगा तो ही, और रिसिपिएंट भी अप्रूव करेगा। रिसिपिएंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब
जहाँ पे भी रिसिपिएंट का नाम इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन के केस में तो ओनली सप्लायर की इंफॉर्मेशन जाएगी, तो वो तो सप्लायर से एक्सेप्ट कंसेंट लेके शेयर की जा सकती है। और जैसे GSTR 1 की इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी है तो GSTR 1 की इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त तो रिसिपिएंट की डिटेल्स भी जाएंगी, तो उस केस में रिसिपिएंट से भी एक्सेप्टेंस या कंसेंट लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है सेक्शन के अंदर कि इस डेटा को शेयर करने से गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप कंसेंट दे रहे हो तभी हम डेटा शेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगी। ये बेसिकली सर ये अमेंडमेंट आया है, जैसे कुछ बैंक्स होते हैं जो डायरेक्टली GSP के थ्रू आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन की, रिटर्न्स की, तो वो इंफॉर्मेशन को शेयरिंग को एनेबल करने के लिए इन्होंने ये अमेंडमेंट लेके आए हैं और इसके अंदर कंसेंट भी रखी है सप्लायर की और रिसिपिएंट की। आई होप इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। एक और चेंज है रिट्रोस्पेक्टिव, ये जो मैं आपको बता रहा था कि पैराग्राफ 8 के अंदर शेड्यूल 3 के अंदर कुछ चेंज आए हैं। शेड्यूल 3 बात करता है अपनी जो सर्विसेज के केस सप्लाई, जो कि सप्लाई नहीं है, कुछ सप्लाईज जिनको हम सप्लाई नहीं मानेंगे गुड्स और सर्विसेज की, तो उसमें पैराग्राफ 7 और 8 पहले ही ऐड हो गए थे, बट उनको अभी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है कि वो हम माना जाएगा कि इनको सप्लाई नहीं मानेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ 1 जुलाई 2017। ये मेजरली इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लिटिगेशन चल रहे थे कि आपने इसको ऐड तो कर दिया पैरा 7 और 8, बट इसको ऐड किया आपने विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फेब 19, तो उससे पहले की पोजीशन क्या है, 1 जुलाई 17 से 31 जनवरी 19 तक की पोजीशन क्या है, तो उसी लिटिगेशन को क्लियर करने के लिए इन्होंने इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हुए ऐड कर दिया है पैराग्राफ 7 और 8 को। पैराग्राफ 7 और 8 मेनली डील करते हैं हाई सी सेल या बॉन्डेड वेयर हाउस से जो भी आपने गुड्स की सप्लाई करी उसको, उन चीजों को कवर करने के लिए उन चीजों को ये कवर करते हैं पैराग्राफ 7 एंड 8, जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मानी जाती है एक तरीके से GST के अंदर, और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होने की वजह से उनको GST की लेवी से बाहर रखा गया। आई होप ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमारे CGST के अमेंडमेंट्स क्लियर हो गए हैं। CGST के अमेंडमेंट्स में मेनली हमने देख लिया, एक तो सेक्शन 10 के अंदर अमेंडमेंट था हमारा, फिर उसके बाद 16 के अंदर उन्होंने जो ITC रिवर्ट करने की बात करी है 180 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो। 17.3 के अंदर उन्होंने वैल्यू ऑफ सप्लाई का बेस बढ़ाया है, और 17.5 के अंदर उन्होंने एक न्यू क्लॉज इंसर्ट किया है जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है कि उस केस में हम आपको ITC नहीं देंगे। सेक्शन 23 को उन्होंने ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है। टाइम लिमिट उन्होंने इंक्रीज करी है, टाइम लिमिट उन्होंने फिक्स करी है GSTR 139 और TCS के रिटर्न्स की, और कुछ छोटे चेंजेस है रिफंड के प्रोविजन में, और ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पे पेनल्टी इम्पोज करी है। और उसी के साथ 132 एंड 138 ऑफेंसेस से रिलेटेड, कंपाउंडिंग से रिलेटेड चेंजेस है। सर एक चेंज आया है मेनली IGST के अंदर जो हमारे लिए रिलेटेबल है, वो है POS के अंदर चेंज। POS जो हमारे केस में होता था जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी जाती थी, तो उस केस में POS को इन्होंने चेंज किया है। उन्होंने प्रोविजो को डिलीट कर दिया है, प्रोवाइड जो कहता था कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हो रही है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन होगी, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को हो रही है तो जहां पे गुड्स हैंड ओवर हो रहे हैं वो होगी। लेकिन अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। तो सर इस केस में हो क्या रहा था, इस केस में एक इशू अराइज हो रहा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बन रही थी। जैसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बन रही थी तो इसमें ITC एडमिसिबल नहीं कर रहा था डिपार्टमेंट कई जगह पे। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए उन्होंने इस प्रोविजन को ओमिट कर दिया है। अब आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो विद इन टैक्सेबल टेरिटरी होगी, CGST SGST भी हो सकती है और IGST भी हो सकती है, तो उसका ITC आपको विदाउट एनी डाउट और विदाउट एनी एम्बिग्यूटी मिल जाएगा। सर IGST में एक यही मेजर चेंज था, उसके अलावा कस्टम टैरिफ में रेट्स आपकी चेंज हुई हैं।
तो जो कुछ इस प्रकार हैं, कई जगह पे रेट्स कम हुई हैं, कई जगह पे रेट्स ज्यादा हुई हैं। मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी कार्स पे उन्होंने रेट्स को रिड्यूस किया है। तो मेनली सर यही प्रोविजंस थे बजट के अंदर रिलेटेड टू जीएसटी। मेंबर से रिक्वेस्ट, अगर कोई क्वेरी है तो हम पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के आज हमारे दोनों लर्नेड स्पीकर्स ने कवर कर लिए हैं। कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अनम्यूट करके और पूछ सकते हैं। आई थिंक इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहा कि क्वेरीज कुछ बची नहीं। जितेंद्र जी ने इनकम टैक्स में और अनिल जी ने जीएसटी में सारी चीजें 1 by 1 क्लोज बाय क्लोज क्लियर कर दी। तो अब शायद और फर्दर कोई इस बारे में क्वेरी अगर है तो कभी भी इन स्पीकर से कांटेक्ट किया जा सकता है। और इसी के साथ, क्योंकि हमारा टाइम भी 5 to 7 का था और ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, 7:05 हो गए, तो हम इस मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच टू बोथ द स्पीकर्स हु एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। एक एक क्लोज को उन्होंने क्लियर किया और बहुत पैशनेटली सब जो पार्टिसिपेंट्स उन्होंने सुना भी। तो इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, तो कितनी देर में पहुंचना है? सब गए, अपने ही लोग हैं। जी जितेंद्र जी, आपका फिर म्यूट है यार, आप म्यूट में बातें करते हो। ये क्या है? बढ़िया रहा। चलो ठीक है सर, मिलते हैं फिर। ठीक है बिल्कुल जितेंद्र सर। जी, हेलो, एम्पायरिंग करने हैं। क्या आज ही है क्या मैच? हाँ नहीं भाई साहब, आज तो कहाँ आएंगे यार। चलो चलो ठीक है सर, रिकॉर्डिंग ठीक है, चल रही है ओके इसकी। ओके ओके। ओके। रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ रिकॉर्डिंग चालू थी सर, मैंने बंद कर देता हूँ, है ना? हाँ ठीक है, छा गए आज दोनों स्पीकर्स। यूट्यूब पे नहीं आए बस। हाँ, यूट्यूब पर नहीं आए यार, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। चलो कोई नहीं, एक बार स्टार्ट तो हुआ अच्छे से प्रॉपरली। सेकंड टाइम किया अपने वर्चुअल, बस तो मेरे यूट्यूब साथ पे भी लेंगे। नहीं, मेरे साथ दिक्कत हो गई कि स्क्रीन शेयर नहीं हुई, अच्छा पीपीटी नहीं शो होता ना मेरी। इसमें सर, मैं तो आपका तो मैंने मतलब ऑडियो सुन रहा था, मैं स्क्रीन नहीं देख रहा था, इसलिए मुझे आइडिया नहीं। गूगल मीट में स्क्रीन शेयर के साथ साथ कैमरा नहीं होता, कैमरा से दोनों चीजें साथ में जाती हैं। चलो मिलते हैं फिर, है ना? ओके। करते हैं।